हम जो है क्लास 12 की जो है एनसीईआरटी को स्टडी कर रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। हमने जो है अपना फर्स्ट यूनिट जो है मतलब स्टार्ट किया जिसमें हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट के बारे में और ह्यूमन रिप्रोडक्शन को डिटेल में हमने स्टडी कर लिया है। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब देखो, एक हेल्थ का मतलब क्या होता है, हेल्थ होती क्या है। हेल्थ होती है दैट इज़ कंप्लीट वेलबिंग इन फिजिकल मेंटल एंड सोशल कंडीशन। जब हम फिजिकली मेंटली या सोशली क्या होते हैं, हम वेलबिंग होते हैं, देन दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज द हेल्थ, उसको हम बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है हेल्थ नहीं, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में हम बात करेंगे। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या होता है, इसका सिंपल मीनिंग ये होता है कि जब किसी पर्सन के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो नॉर्मली फंक्शन करते हैं, लेकिन साथ साथ में वो इमोशनली फिजिकली एंड मेंटली भी आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या होना चाहिए, मतलब जो हेल्दी होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है, ए पर्सन हु इज सोशली इमोशनली एंड मेंटली जो होता है इज वेलबिंग इन रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, देन दिस इज कॉल्ड एज द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। WHO भी यही बोलता है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स टोटल वेलबिंग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। जब कोई पर्सन जो होता है वो ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होगा, टोटली वेलबिंग होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, वो रिप्रोडक्टिवली हेल्थी है। ठीक है, जैसे वो फिजिकली इमोशनली बिहेवियरली एंड सोशली क्या होता है, वो हेल्दी होता है। ठीक है, इसलिए क्या बोलते हैं, ऐसे रिप्रोडक्टिवली जो हेल्दी पर्सन्स होते हैं वो फिजिकली जो होते हैं फंक्शनली नॉर्मल, उनके पास क्या होते हैं, प्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, नॉर्मल बिहेवियर होता है और इमोशनल इंट्रैक्शंस होती है अमंग देम इन ऑल सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट। तो एक्चुअली अगर इसको कंक्लूड किया जाए तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है कि जब कोई पर्सन जो होता है रिप्रोडक्टिवली जो होता है वो ऑल एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या होगा, वो हेल्दी होगा, देन दिस इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसको हम बोलते हैं। अब देखो एनसीईआरटी क्या बोलती है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यू हैव लर्नड अबाउट द रिप्रोडक्शन के बारे में हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं आपके चैप्टर नंबर 2 में। नाउ अब हम डिस्कस किसके बारे में करेंगे, हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है, द टर्म सिंपली रेफर टू हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विद नॉर्मल फंक्शन। जब क्या होते हैं कि हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो क्या होंगे, हेल्दी होंगे और उनके क्या होंगे, मतलब नॉर्मल फंक्शन जो होते हैं वो परफॉर्म करते हैं, देन हम किसी पर्सन को बोलते हैं कि वो क्या होता है कि मतलब हम क्या है, मतलब रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हैं। ठीक है, तो हाउएवर इट हैज़ ए ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है एंड इंक्लूड द इमोशनल एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन आल्सो। तो अकॉर्डिंग टू WHO रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स टोटल वेलबिंग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। जब कोई पर्सन जो होता है वो टोटली वेलबिंग होता है ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन में, उसी को हम क्या बोलते हैं, जैसे जैसे फिजिकली इमोशनली बिहेवियरली एंड सोशली जो होता है वो टोटली वेलबिंग होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, ही इज़ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी पर्सन होगा। तो इसलिए देयरफॉर सोसाइटी जहाँ पे पीपल जो होते हैं हैविंग फिजिकली एंड फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे, उनका नॉर्मल इमोशनल एंड बिहेवियरल इंटरेक्शंस होंगी अमंग देम इन ऑल सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट में, तो हम क्या बोलेंगे कि वो सोसाइटी कैसी है, आपकी जो है रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी है। अगर किसी सोसाइटी में जितने भी पर्सन ना वो सोशली मेंटली फिजिकली इमोशनली जो होते हैं सारे के सारे एस्पेक्ट में जो होते हैं वो हेल्दी हैं, देन दैट सोसाइटी इज कॉल्ड एज अ रिप्रोडक्टिवली हेल्थी सोसाइटी, उसको हम बोल लेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपने देश की जो है जीडीपी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अगर कोई पर्सन जो होता है वो हेल्दी होगा तो। ठीक है, अब जो कि इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है और इसकी प्रॉब्लम क्या है और इसकी स्ट्रेटजीज क्या है। देखो, इंडिया एक आपकी सबसे पहली कंट्री आती है वर्ल्ड में जिन्होंने क्या किया था कि नेशनल लेवल पे जो है मतलब फैमिली प्लानिंग स्टार्ट की थी। तो इंडिया वाज द अमंग द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट एक्शन प्लान एंड प्रोग्राम एट नेशनल लेवल टू अटेन टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज ए सोशल गोल। तो इंडिया पूरे वर्ल्ड में क्या था कि मतलब एक ऐसी कंट्री है जिन्होंने क्या किया कि नेशनल लेवल पे जो है एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ को जो है मतलब एक हेल्थ को मेंटेन करना जो है को सोशल गोल जो है मतलब अपनाया था। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम जो हैं नेशनल लेवल पे चलाए, ठीक है, ताकि हर कोई पर्सन जो होगा हमारी सोसाइटी में रिप्रोडक्टिवली क्या होना चाहिए, वो हेल्दी होना चाहिए। और उन प्रोग्राम को हम क्या बोलते हैं, RCH प्रोग्राम।
यानी कि रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम उनको हम बोलते हैं। ठीक है, इनका मेन एम क्या था? द मेन एम इन प्रोग्राम का यह था कि लोगों के बीच में अवेयरनेस प्रोवाइड करना। देखो, लोगों के बीच में अवेयरनेस प्रोवाइड करना, यानी कि सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर के रिगार्डिंग क्या होते हैं ये, एडोलोसेंस किशोरावस्था क्या होती है उसके बारे में जो होता है क्या करना है कि आपने जो है मतलब उनके बारे में जो है मतलब अवेयरनेस प्रोवाइड करनी है। प्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में उनको नॉलेज प्रोवाइड करनी है। एक्सेसरी ऑर्गन जो होते हैं प्रोडक्शंस के, उनके बारे में क्या करना है, उनको नॉलेज प्रोवाइड करनी है। और ऐसे बहुत सारे डिजीज़ होते हैं जो कि सेक्सुअली जो होते हैं एक इन्फेक्टेड पर्सन से जो होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं, और उन डिजीज़ के बारे में भी नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, नेशनल लेवल पे जो है मतलब डिफरेंट टाइप के जो मतलब प्लान्स लाए गए। ठीक है, तो उनको हमने क्या बोला, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। अब देखो यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखा है कि इंडिया वाज अमंगस्ट द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट द एक्शन प्लान एंड प्रोग्राम एट द नेशनल लेवल टू अटेन द टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज ए सोशल गोल। दीज प्रोग्राम जो होते हैं इनको हम क्या बोलेंगे, फैमिली प्लानिंग बोलते हैं। ये कब इनिशिएट कर दिए गए थे? 1951 में। इंडिया जो है सबसे फर्स्ट कंट्री थी वर्ल्ड में जिन्होंने फैमिली प्लानिंग जो थी 1951 में जो मतलब स्टार्ट की थी। और उसको इसमें भी हमने क्या करना, उस प्लानिंग को असेस किया, उसका मूल्यांकन किया ओवर द पास्ट डिकेड, और इम्प्रूव प्रोग्राम्स होते हैं दैट कवरिंग रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज एंड करंटली इन ऑपरेशनल अंडर द नेम ऑफ प्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। तो ये जो प्रोग्राम है जितने भी हैं किस नाम के अंडर चले हुए हैं, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के अंदर इनको जो हमने चलाया गया है। इसमें क्या है, आपने जो लोगों के बीच में क्या करनी है, अवेयरनेस जो है क्रिएट करनी है अमंग द पीपल अबाउट वेरियस प्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट एंड प्रोवाइडिंग फैसिलिटी एंड सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अप ए प्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी आर द मेजर टास्क अंडर दिस प्रोग्राम। तो लोगों, देखो एक्चुअली जो होता है लोगों को नॉलेज नहीं होती है, तो उन लोगों को क्या करना पड़ता है कि हम जो उसको अवेयरनेस प्रोवाइड करेंगे, उनको नॉलेज प्रोवाइड करेंगे कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है, और उसके बाद जो ऐसे बहुत सारे सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज होते हैं उनके बारे में लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड है। ठीक है, तो वही जब अवेयरनेस उनको प्रोवाइड की जाएगी तो क्या होगा, एक्चुअली आधा काम जो है वहीं कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये भी आपने, तो ये RCH प्रोग्राम जो भी चले इसके अंडर हमने क्या किया कि हमने ऐसे बहुत सारे जो होते हैं कैंपेन लगाए। ठीक है, बहुत सारे मतलब आपके जो ऑडियो विजुअल प्रोग्राम लगाए जिसके थ्रू लोगों को हमने क्या करना है, अवेयर किया और करेंगे भी। ठीक है, तो हमने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मीडिया के थ्रू जो होते हैं आपके जो मतलब ऑडियो विजुअल के थ्रू, प्रिंट मीडिया के थ्रू, गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी के थ्रू हमने बहुत सारे ऐसे स्टेप उठाए जहाँ पे हमने लोगों के बीच में अवेयरनेस प्रोवाइड की ऐसे रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट के बारे में। तो ऑडियो विजुअल हो गया, प्रिंट मीडिया हो गया, गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल NGO वगैरह उन्होंने क्या किया, सारे के सारे बहुत सारे स्टेप जो मतलब ये मतलब उठाए गए लोगों के बीच में अवेयरनेस प्रोवाइड करने के लिए। और पेरेंट्स, अदर क्लोज रिलेटिव, टीचर, फ्रेंड जो होते हैं इनका भी क्या होता है, मेजर रोल होता है किसके अंदर, ये जो है नॉलेज को मतलब प्रचार करने के लिए। ठीक है, इनका भी क्या है, मेजर रोल होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है पेरेंट्स का, ठीक है, एंड अदर क्लोज रिलेटिव का, टीचर का एंड फ्रेंड जो होते हैं आल्सो हैव ए मेजर रोल इन द डिसमिनेशन ऑफ अबव इंफॉर्मेशन। उसके बाद स्कूलों में क्या किया गया, इन सेक्स एजुकेशन को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। क्यों? ताकि जो है बच्चों को जो है सेक्स एजुकेशन के बारे में जो है एक राइट इन्फॉर्मेशन जो मतलब उनको प्रोवाइड की जाए, तो यंग जनरेशन ताकि जो है मतलब जो भी समाज में जो गलत अवधारणाएं फैली है उनसे क्या करें, वो वेल अवेयर हो जाएं। ठीक है, टू एनकरेज टू प्रोवाइड राइट इन्फॉर्मेशन टू यंग सो एज टू डिस्करेज चिल्ड्रन फ्रॉम बिलीविंग इन मिथ एंड हैविंग मिसकंसेप्शन अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट। ठीक है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो होते हैं हमने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, एडोलोसेंस के बारे में, एंड किशोरावस्था में आपके कौन से चेंजेस बॉडी में आते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, उनके बारे में नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी। सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस होनी चाहिए। सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन देगी, जैसे एड्स के बारे में, ये लोगों को हेल्प करेगी, उन लोगों को मैक्सिमम वो हेल्प करती है जो आपके किशोरावस्था में होते हैं, जो आपके एडोलोसेंट एज में जो होते हैं वो जो है प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये हेल्दी लाइफ जो होते हैं वो क्या करेंगे, मतलब लीड करते हैं। ठीक है, तो अब बोलने का मतलब क्या है कि आपने लोगों को क्या करना है, आपने जो मतलब लोगों को क्या करना है कि अवेयरनेस प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो इसके बाद एजुकेटिंग पीपल, स्पेशली जो होते हैं फर्टाइल कपल्स होते हैं, हमने क्या किया, उनको एजुकेट करना। ठीक है, और ऐसे लोग जो कि मैरिजेबल एज ग्रुप वाले हैं, और अबाउट अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस के बारे में उनको बताना। प्रेग्नेंट मदर्स की जो है मतलब कैसे केयर की जाती है, पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर जो होती है एंड चाइल्ड की कैसी होती है, और ब्रेस्ट
ब्रेस्ट फीडिंग के क्या इंपॉर्टेंस होती है, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर मेल एंड फीमेल चाइल्ड के लिए प्रोवाइड की जानी चाहिए। तो ये सारे के सारे जो होते हैं ये, जिससे क्या होगा कि सोशल कॉन्शियस हेल्दी फैमिली जो होती है समाज में जो कि मतलब आएगी, और क्या होगा मतलब हमारी सोसाइटी जो कि रिप्रोडक्टिवली क्या होगी, हेल्दी होगी। ठीक है, तो आपने लोगों को क्या करना है, अवेयरनेस प्रोवाइड करनी है। अवेयरनेस आपने क्या करना है, उसको प्रोवाइड करनी है। तो अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम ड्यू टू अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, जैसे ऑब्वियसली जैसे आपके पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हो चुका है, भारत जो है मतलब पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे जो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में, 140 जो है आपकी जो मतलब 140 करोड़ जो है, यानी कि 1.4 बिलियन आपकी पॉपुलेशन हो चुकी है। ठीक है, इंडिया की। और साथ साथ में जो है मतलब इस पॉपुलेशन ग्रोथ के क्या डिसएडवांटेज हैं, या आपके सोशल एविल्स होते हैं, जैसे आपके सेक्स अब्यूज़ होता है या सेक्स रिलेटेड क्राइम्स होते हैं, ये भी लोगों के बारे में इनको हमने अवेयरनेस करवानी है, ताकि लोग इनके खिलाफ जो है मतलब स्टेप उठाएं, ताकि हम एक रिस्पॉन्सिबल एंड हेल्थी सोसाइटी का निर्माण कर सकें। ठीक है, तो ये चैप्टर इसी के बारे में है। ठीक है, ये चैप्टर जो है इसी के बारे में है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बहुत सारी ऐसे स्कीम का जो है मतलब सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन किया गया। ठीक है, ऐसे सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस एक्शन प्लान टू मेंटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिक्वायर स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या बोलते हैं, फैसिलिटीज़, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज चाहिए हमें, मटेरियल की सपोर्ट चाहिए। ठीक है, और दीज आर इसेंशियल टू प्रोवाइड मेडिकल हेल्प एंड केयर टू पीपल इन प्रोडक्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम। ऑब्वियसली जब आपने अपनी सोसाइटी में काफ़ी हेल्थ का जो है एरिया को काफ़ी डेवलप करना है, तो आपको क्या चाहिए, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आपको मेडिकल की एक्सपर्टीज़ चाहिए, आपको जो है मतलब नॉलेज चाहिए, आपको जो है प्रोफेशनल एक्सपर्ट चाहिए। तो ये क्या करेंगे, ऐसे मतलब दीज आर नेसेसरी टू प्रोवाइड मेडिकल हेल्प एंड केयर ऑफ रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम, लाइक मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इनफर्टिलिटी को सॉल्व करने के लिए, प्रेगनेंसी को सॉल्व करने के लिए, डिलीवरी, कॉन्ट्रासेप्शन, अबॉर्शन या एसटीडी को, जो भी ये प्रॉब्लम आती है इनको सॉल्व करने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी जो है इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करते हैं। तो ये जितने दीज आर essential to provide medical help and care to people in reproduction related problem like pregnancy, delivery, STD, abortion, कॉन्ट्रासेप्शन, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी में इन प्रॉब्लम को क्या किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा। तो इम्प्लीमेंटेशन जो होता है ऑफ बेटर टेक्निक एंड न्यू स्ट्रेटजीज होती हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम जो होते हैं आर आल्सो रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड मोर एफिशिएंट केयर एंड असिस्टेंस टू पीपल। जितनी ज़्यादा बेस्ट आपके पास फैसिलिटीज़ होगी उतने ही लोगों का क्या होगा, आपका फ़ायदा होगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि हमारी सरकार ने क्या किया, एक कानूनी रूप से क्या किया, मतलब बैन लगा दिया। किसके ऊपर, कानूनी रूप से किसके ऊपर बैन लगाया हमने, अमाइनो सेंटेसिस के ऊपर जो है मतलब बैन जो है हम लगा चुके हैं। देखो अमाइनो सेंटेसिस में क्या होता था, इसमें अमाइनो सेंटेसिस का जो यूज़ है, इसको जो है फॉरेन कंट्री में तो अच्छी चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। इससे हम किसी बच्चे का सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं। नंबर 2, इससे हम क्या कर सकते हैं कि मतलब किसी बच्चे में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर हैं, उनके बारे में हम क्या कर सकते हैं, मतलब ईजिली जो है डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन इंडिया में इसका जो है मतलब मिसयूज़ होना स्टार्ट हो गया। क्या हुआ इंडिया में, आपका जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है जो कि एम्ब्रियो को सराउंड करता है, उससे क्या किया जाता है, उससे मतलब हम सेल को क्या करते हैं, सिरिंज के थ्रू जो होते हैं बाहर क्या करते हैं, मतलब उसको बाहर खींचते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आपके स्किन सेल्स होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं, और इससे क्या कर सकते हैं हम, बच्चे में कोई भी जेनेटिक डिजीज़ है, आपका बच्चे में कोई भी जो क्रोमोसोमल डिजीज़ है, और साथ में जो हम उसके सेक्स के बारे में जो मतलब डिटेल में जो है पता लगा सकते हैं। लेकिन इसका एडवांटेज ये है कि अगर पहले ही अगर कोई डिजीज़ के बारे में पता चल जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसका प्रॉपर क्योर भी कर सकते हैं। लेकिन इंडिया में इसका मिसयूज़ होना क्या स्टार्ट हुआ कि इसमें बच्चे का जो है सेक्स डिटरमाइन करना स्टार्ट किया। ठीक है, और अगर फिटस वाज ए फीमेल चाइल्ड तो उसको जो क्या किया जाता था, उसको जो मतलब उसका गर्भपात या उसको फिटिसाइड ही कर दिया जाता था। ठीक है, तो बोलने का मतलब क्या है कि यहाँ पे अमाइनो सेंट्रीज का जो है इंडिया में कानूनी रूप से क्या हो गया, उसको बंद कर दिया गया है। क्यों, क्योंकि इसको सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है टू लीगली चेक इंक्रीजिंग मिनास टू फीमेल फिटिसाइड, ये हरियाणा के लोग या मतलब आपके इंडियन में जो गाँव के लोग जो मैक्सिमम जो आपके इंटीरियर एरिया के हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो फीमेल का फिटिसाइड जो है मतलब करते थे उस टाइम पे। तो मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, ठीक है, एंड एक्सेट्रा जो होते हैं मतलब मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन के थ्रू उनको किल कर देना। ठीक है, आर सम प्रोग्राम दैट मेरिट मेंशन इन दिस कनेक्शन,
और इन अमाइनो सेंटेसिस जो होता है सम ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है, जो कि एम्ब्रियो को सराउंड करता है, जो कि डेवलपिंग फिटस को सराउंड करता है, उसको जो है मतलब बाहर निकाला जाता है और उसमें जो है फिटल सेल को जो है एनालाइज किया जाता है एंड डिजॉल्व सब्सटेंस को भी एनालाइज किया जाता है। और इसका एक काम क्या होता है, ये टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर का, जैसे डाउन सिंड्रोम है, हीमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया है, इनके बारे में जो है हमें पता लग जाता है अगर बच्चे को कोई ये डिजीज़ होता है। लेकिन जिससे क्या होता है, डिटरमाइन द सर्वाइबिलिटी ऑफ द फिटस, हम जो है उसके अकॉर्डिंग जो होते हैं स्टेप को उठा सकते हैं, ये भी आपने याद रखना है। लेकिन इंडिया में इसका मिसयूज होना स्टार्ट हो गया, इंडिया में इसका जो है मिसयूज होना स्टार्ट हो गया, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, इंडिया में जो है अमाइनो सेंटेसिस जो होती है, ये जो टेक्निक है इसको जो मतलब बंद कर दिया गया, इसके ऊपर बैन लगा दिया गया, ये भी आपने याद रखना है। अब देखो, रिसर्च ऑन वेरियस प्रोडक्शन रिलेटेड एरिया आर एनकरेज एंड सपोर्टेड बाय गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी टू फाइंड आउट द न्यू मेथड एंड इम्प्रूव अपॉन द एग्जिस्टिंग वन। ठीक है, आपने जो है सहेली के बारे में सुना होगा। सहेली क्या है, एक कॉन्ट्रासेप्टिव है जो कि फीमेल के द्वारा यूज़ की जाती है। इसको किसने डेवलप किया था, इसको CDRI लखनऊ ने क्या किया था, इसको डेवलप किया था, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है मतलब इसको डेवलप किया था। और इसमें क्या होता है, सेंटाक्रोमिन होता है, सेंटाक्रोमिन होता है, और ये नॉन स्टेरॉइडल जो होते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, जो कि अनवांटेड प्रेगनेंसी, अनवांटेड जो मतलब फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट को जो है ये प्रिवेंट करते हैं, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सहेली जो है किसने इसको, बाय द साइंटिस्ट एट द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इन लखनऊ, बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर के बारे में लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड की गई। इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज होती हैं, अब जितनी भी, जैसे पुराने टाइम में जो डिलीवरीज होती थी वो गाँव में जो होती हैं वो दाई अम्मा करती थी। ठीक है, लेकिन अब जो मतलब आपकी जो मतलब क्या बोलते हैं, जो डिलीवरीज होती हैं वो आपकी कहाँ होती हैं, हॉस्पिटल में होती है। सेक्स रिलेटेड मैटर्स के बारे में अवेयरनेस हो गई है। पोस्ट नेटल केयर बेटर हो गई है, जिससे क्या होता है कि मेटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स होती हैं वो कम हो गई है। ठीक है, और साथ में जो होता है मतलब जो भी स्मॉल फैमिली और आपके जो है मतलब इंक्रीज नंबर ऑफ कपल विद स्मॉल फैमिलीज, बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ एसटीडीज एंड ओवरऑल जो है मेडिकल फैसिलिटीज होती है सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए क्या की है, वो बढ़ गई है। ठीक है, मेडिकल फैसिलिटी, और ये जो होते हैं ये, इससे क्या हुआ कि हमारी सोसाइटी कैसी होगी है, वो अब रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होगी। तो बोलने का मतलब क्या है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ के जो भी प्रोग्राम चलाए गए, इनका एम क्या था कि हमने एक तो फैमिली प्लानिंग करना स्टार्ट कर दिया है। तो इंडिया जो है सबसे पहले जो है फैमिली प्लानिंग करने लग पड़ा था 1951 में। उसको सेक्स एजुकेशन जो होती है वो अनिवार्य कर दी गई स्कूलों में RCH प्रोग्राम के थ्रू। बर्थ कंट्रोल डिवाइसेज होते हैं वो आ गए आपके मार्केट में, जिससे क्या किया था, जो अनवांटेड बर्थ होती है उसको प्रिवेंट किया जाता था। और केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड की वजह से क्या होता है कि इन्फेंट मोर्टलिटी रेट और मेटरनल मोर्टलिटी रेट भी क्या हो गया, वो डिक्रीज हो गया। ठीक है, सेक्स अब्यूज़ और सेक्स रिलेटेड क्राइम का जो है मतलब प्रिवेंशन करने की ओर सरकार जो है मतलब बाइंडिंग रखती है। ठीक है, उसके बाद जो मतलब जो भी रिप्रोडक्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि आपके जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिलता है। और सरकार ने क्या किया, ये ऐसी टेक्निक जिससे क्या किया था कि बच्चे का जो है सेक्स जो डिटरमाइन कर दिया था, दैट इज कॉल्ड एज द अमाइनो सेंटेसिस, उसके ऊपर क्या कर दिया गया, बैन लगा दिया गया, उसके ऊपर क्या कर दिया गया, बैन लगा दिया गया। ठीक है, तो ये सारे का सारा जो था ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ की प्रॉब्लम है और उसके लिए हमने कुछ कदम उठाए हुए। ठीक है, उसके बाद आता है आपका पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। अब देखो क्या है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता क्या है, जब भी किसी कंट्री में रैपिड इंक्रीज होता है पॉपुलेशन का, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बोलते हैं। तो दैट इज रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया इज कॉल्ड एज द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बोलते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि जो 1900 में पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, 2 बिलियन थी, यानी कि 200 करोड़ थी। लेकिन आपकी आज कितनी हो गई है, आपकी 2023 में जो पॉपुलेशन हो गई है वो 8 बिलियन होगी। तो ये क्या है, ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ही है। और ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बहुत सारे क्या होते हैं, डिसएडवांटेज हैं। क्यों, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज क्या हैं, वो तो लिमिटेड हैं। वो कैसे हैं, वो तो लिमिटेड है ना। ठीक है, लेकिन पॉपुलेशन क्या कर रही है आपकी, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में या नंबर में क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो बोलने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे हेल्थ फैसिलिटी बढ़ती गई, बेटर लिविंग कंडीशन होती गई, तो आपकी
पॉपुलेशन के जो है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, इसके ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा। और जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो थी आपकी 1900 में 2 बिलियन थी, वो आज कितनी पहुंच चुकी है, वो 8 बिलियन पहुंच चुकी है। और उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कौन करता है, आपका इंडिया जो होता है। इंडिया में जो पॉपुलेशन जो होती है आपकी इंडिपेंडेंस के टाइम कितनी थी, 35 करोड़ थी, 350 मिलियन थी। लेकिन क्या है, आज कितनी हो गई है, 140 करोड़ हो चुकी है, 140 करोड़ जो है वो पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो पॉपुलेशन होता क्या है, इट इज़ द नंबर ऑफ स्पीसीज, नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज दैट फाउंड इन ए पार्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया इज कॉल्ड एज द पॉपुलेशन। और साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन जो अब हम करते हैं उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, डेमोग्राफी हम बोलते हैं। तो ऐसा क्या रीज़न रहा कि हमारे कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ करती गई। देखो, अब इसका रीज़न तो ये भी है आपका कि ये भी है कि यहाँ पे जो है मतलब रीज़न ये भी हो सकता है कि आपका जो है डेथ रेट में क्या हुआ, रैपिड डिक्लाइन हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ होती है वो इंक्रीज़ होगी। उसके बाद जो है मतलब मेटर्नल मोर्टलिटी रेट में उसमें भी क्या होगा, डिक्लाइन हो गया। ठीक है, और इन्फेंट मोर्टलिटी रेट में भी क्या होगा, उसमें भी डिक्लाइन हो गया। और नंबर ऑफ पीपल जो होते हैं इन रिप्रोड्यूसिबल एज में क्या हुआ, इनमें भी इंक्रीज़ हुआ। और इसलिए क्या हुआ, ऐसे बहुत सारे RCH प्रोग्राम लगाए जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ जो होती है अब तो थोड़ी बहुत डाउन होने स्टार्ट हो गई है, लेकिन वो एक्सप्लोजन की से मतलब इनका मेन बहुत सारी फैसिलिटी जो प्रोवाइड कर दी गई। तो बोलने का मतलब क्या है कि आपकी पॉपुलेशन में क्या हुआ, एक्सप्लोजन स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो अगर हम 2011 का सेंसस को स्टडी करते हैं बेटा, तो उस टाइम पे क्या होता कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था ना वो कितना था, 2% था। यानी कि आपके प्रति हजार में जो होते हैं हर साल 20 इंडिविजुअल की क्या होती थी, बढ़ोतरी होती थी। तो 20 पर 1000 पर ईयर में क्या होते हैं, यानी कि 2% आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थी। ठीक है, और इसमें क्या होता है, और आज क्या कर रही है हमारी पॉपुलेशन जो हो रही है वो क्या कर रही है, रैपिडली इंक्रीज कर रही है। और अलार्मिंग ग्रोथ रेट इतना हो चुका है कि मतलब आपकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा इंक्रीज कर गई है कि आपकी रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, आपका फूड है, आपका शेल्टर है, क्लोथिंग, वो तो लिमिटेड है। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत सारे ऐसे सीरियस स्टेप उठाए ताकि हम पॉपुलेशन को क्या करें, थोड़ा बहुत कंट्रोल करें। हमारी गवर्नमेंट जो होती है वो क्या करती है, वो मोटिवेट करती है कि स्मॉलर फैमिलीज होगी तो सबसे अच्छी फैमिली होगी। और ऐसे बहुत सारे एडवर्टीजमेंट, पोस्टर, मीडिया में जो है मतलब चलाए जाते हैं ताकि जो है मतलब जहाँ पे हैप्पी कपल जो होता है वो दिखाया जाता है 2 बच्चों के साथ। और स्लोगन भी चलाया गया, हम दो हमारे दो। ठीक है, we2 आर यूज्ड। और मैनी कपल्स, मोस्टली द यंग जो होते हैं, जो अर्बन वर्किंग जो कपल्स होते हैं, वो प्रेफर क्या करते हैं, हैव इवन अडॉप्टेड ए 1 चाइल्ड नॉर्म। ठीक है, इवन अडॉप्टेड द 1 चाइल्ड नॉर्म को जो है अडॉप्ट करने लग पड़े हैं। ठीक है, हमने जो मैरिजेबल एज होती है उसका क्या किया है, उसको इंक्रीज कर दिया, 18 से 21 साल तक कर दिया। ठीक है, और ऐसी स्मॉल फैमिलीज को करती है सरकार जो होती है, इंसेंटिव जो है मतलब प्रोवाइड करती है। ठीक है, सो स्मॉल फैमिलीज के लिए क्या करती है सरकार, क्या करती है, इंसेंटिव जो है प्रोवाइड करती है। अब देखो NCERT में क्या लिखते हैं कि पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल के लिए क्या क्या जो है मतलब ऐसी चीज़ें चला रखी हैं। इन द लास्ट सेंचुरी क्या हुआ कि ऑल राउंड डेवलपमेंट होगी सभी फील्ड में, जिससे क्या हुआ कि क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल जो होती है वो इंक्रीज होती गई। इसलिए इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटी अलोंग विद बेटर लिविंग कंडीशन क्या हुई, हैड एन एक्सप्लोसिव इम्पैक्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन। आपकी फैसिलिटी अच्छी होगी, आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ गया, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ गया आपकी पॉपुलेशन के ऊपर। वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो थी वो 2 बिलियन थी आपकी 1900 में, फिर कितनी पहुंच गई है, 6 बिलियन पहुंच गई 2000 में, और आज 2023 में कितनी है, 8 बिलियन है। 8 बिलियन है, याद रखना कि पिछले 10 सालों में 80 लाख जो है मतलब 80 करोड़ जो होते हैं पॉपुलेशन जो है मतलब बढ़ चुकी है, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, ये सिमिलर ट्रेंड जो होता है अब इंडिया के केस में भी हम देख सकते हैं कि जब हम आज़ाद हुए थे तो उस टाइम पे हमारी जो पॉपुलेशन थी कितनी थी, 35 करोड़ थी, यानी कि 350 मिलियन थी एट द टाइम ऑफ आर इंडिपेंडेंस। लेकिन क्या हुआ, आज जो हमारी पॉपुलेशन है 2000 में कितनी पहुंच गई, आपकी जो 1.2 बिलियन, यानी कि 2023 में तो 140 करोड़ 1.4 बिलियन जो है पहुंच चुकी है। इसका रीज़न क्या है कि आपका रैपिड डिक्लाइन हुआ डेथ रेट में, नंबर 1। मेटरनल मोर्टलिटी रेट में भी क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। ठीक है, इन्फेंट मोर्टलिटी रेट में भी क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। और एज वेल एज एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज होते हैं आर प्रोबेबल रीजन फॉर दिस। आपके जो रिप्रोडक्टिव एज वाले जो लोग हैं उनकी संख्या भी क्या कर गई है, बढ़ गई है। तो ये भी एक आपका जो मतलब क्या बोलते हैं, ये मतलब एक रीजन है पॉपुलेशन की ग्रोथ होने का। ठीक है, उसके बाद 2 आज रिप्रोडक्टिव रिसर्च, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम ने क्या किया, 2
वो भी कुड ब्रिंग डाउन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, तो इट वाज ओनली, लेकिन हमने RCH प्रोग्राम भी चलाए हमने पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन इससे थोड़ा बहुत ही क्या पड़ा, हमारा फर्क पड़ा, ठीक है, थोड़ा बहुत ही मार्जिनल ही इसमें क्या हुआ, थोड़ा सा फर्क पड़ा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस बोर्ड क्या बताती है आपकी कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो था वाज लेस देन 2%, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या था, वो 2% से भी कम था, ठीक है, and a rate at which our population could increase rapidly, or such an alarming growth rate could lead to the absolute scarcity of even the basic requirement food, shelter and clothing in spite of the significant progress made in this tour area। तो ऑब्वियसली जब आपकी कंट्री की पॉपुलेशन जब इंक्रीज करेगी तो लेकिन रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज तो आपके लिमिटेड है, तो उनके ऊपर क्या करेगा, प्रेशर पड़ेगा, जब प्रेशर पड़ेगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, फिर उस सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट वाला सिस्टम ही चलेगा, ठीक है। तो देयरफॉर गवर्नमेंट वाज फोर्स टू टेक अप सीरियस मेजर हमारी गवर्नमेंट ने लिए ताकि हमारा पॉपुलेशन जो है ग्रोथ जो है मतलब थोड़ा टाइम से करे, थोड़ा मतलब लिमिटेड ग्रोथ उसमें हो, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जो है इसको ओवरकम करने के लिए क्या चलाए गए, आपकी सरकार क्या करती है, वो मोटिवेट करती है टू स्मॉलर फैमिली बाय यूजिंग वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। हमारे पास बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज़ किया गया जिसमें क्या किया गया कि स्मॉलर फैमिलीज को जो है मतलब मोटिवेट किया जाता है। यू माइट हैव सीन एडवर्टीजमेंट इन द मीडिया एज वेल एज द पोस्टर में आपने देखा होगा, बिल्स में आपने देखा होगा, जिसमें क्या होता है कि हैप्पी कपल विद 2 चिल्ड्रन जो होते हैं वो दिखाए जाते हैं, हम दो हमारे दो स्लोगन को जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब इसका जो मतलब इसको चलाया गया, ठीक है। और मैनी कपल जो होते हैं जो आपके यंग होते हैं, अर्बन है या वर्किंग क्लास वाले जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो 1 चाइल्ड नॉर्म पॉलिसी को अपनाते हैं। और आपका कानूनी रूप से जो मतलब मैरिजेबल एज होती है वो 18 साल से 21 साल कर दी गई, और स्मॉल फैमिलीज़ को जो है बहुत सारे इंसेंटिव भी सेम टाइम पे जो है प्रोवाइड कर सकते हैं, प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि मतलब ये बहुत सारे काम जो मतलब किए गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम स्टडी करेंगे कि आपकी सरकार ने पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या यूज़ किया, कॉन्ट्रासेप्टिव के मेथड यूज़ किए टू रेगुलेशन ऑफ कंसेप्शन बाय प्रिवेंटिव मेथड, और ऐसे डिवाइस का यूज़ किया जिससे क्या कर सकते हैं हम नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग को लिमिट कर सकते हैं, ठीक है। हम कॉन्ट्रासेप्शन के थ्रू क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, बर्थ कंट्रोल वाले हम डिटेल में स्टडी करेंगे, बर्थ कंट्रोल वाले मेथड या कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में क्या करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे। और साथ में क्या है कि हम ये जो बर्थ कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं इनका मेन काम क्या होता है, फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करना। एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है, एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा होना चाहिए, वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। देखो कॉन्ट्रासेप्टिव का जो काम होता है वो मेल और फीमेल गैमेट की फर्टिलाइजेशन को क्या करना है, रोकना है, ठीक है। और एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा होना चाहिए, जो उसको यूज़ कर रहा है उसके लिए कोई इसका मतलब उसके लिए बेनिफिट होना चाहिए, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है। वो ईजिली मार्केट में अवेलेबल होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, और साथ में उसके इफेक्ट जो होने चाहिए कैसे होने चाहिए, मतलब उसको रिवर्सिबल भी होना चाहिए, यानी कि उसके पास कोई साइड इफेक्ट नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो इट्स और क्या है, आपका जो आपका इफेक्टिव जो बर्थ कंट्रोल कॉन्ट्रासेप्टिव है वो नॉर्मल सेक्सुअल ड्राइव, डिज़ायर या सेक्सुअल एक्ट या हमारी हेल्थ के साथ क्या करे, वो कोई खिलवाड़ ना करे, ठीक है। वो हमारे लिए क्या होना चाहिए, मतलब फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे आप लिखे कि यहाँ पे एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होना चाहिए, ये यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, ईजिली अवेलेबल होना चाहिए, इफेक्टिव एंड रिवर्सिबल विद नो और एटलीस्ट साइड इफेक्ट होना चाहिए, ठीक है, बहुत ही कम साइड इफेक्ट होना चाहिए। इट आल्सो शुड इन नो वे इंटरफेयर विद द सेक्सुअल ड्राइव, डिज़ायर एंड द सेक्सुअल एक्ट ऑफ द यूज़र। ए वाइड रेंज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं आजकल बहुत सारे अवेलेबल हैं, इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। नॉर्मली इनको हम क्या करते हैं जो है मतलब 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 टेम्पररी मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, जिसमें हम क्या करते हैं नेचुरल मेथड के बारे में स्टडी करेंगे, उसके बाद हम बैरियर मेथड के बारे में स्टडी करेंगे, उसमें हम केमिकल मेथड के बारे में स्टडी करेंगे, आईयूडीज़ के बारे में स्टडी करेंगे, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, एंड हार्मोन इंजेक्शन एंड इम्प्लांट के बारे में जो है हम टेम्पररी जो होते हैं ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में स्टडी करेंगे। फिर परमानेंट में आपके कौन आते हैं, आपका स्टरलाइजेशन वाली प्रोसेस, इसमें जैसे वासेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी जो होती है ये परमानेंट के एग्जाम्पल है। तो ऐसे बहुत सारे जो होते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं। तो जैसे आपका इसमें हम बोलते हैं जैसे नेमली नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करते हैं, बैरियर मेथड यूज़ करते हैं, आईयूडी यूज़ करते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करते हैं, इंजेक्टेबल यूज़ करते हैं, इम्प्लांट एंड सर्जिकल मेथड भी इसमें हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे दैट इज़ नेचुरल मेथड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका क्वेश्चन जो होता है एग्जाम में बनता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो नेचुरल मेथड में क्या होता है, नेचुरल मेथड में क्या होता है, यहाँ पे ये जो होता है नेचुरली ही यूज़ किए जाते हैं। देखो नेचुरल मेथड क्या होता है, दिस मेथड्स होते हैं ये
ये वर्क करता है किसके ऊपर कि आपने मीटिंग ऑफ ओवम एंड स्पर्म की जो है अवॉइड करवानी है, ठीक है। नेचुरली आपने क्या करना है, ओवम और स्पर्म की जो है मतलब मीटिंग को क्या करना है, वो आपने अवॉइड करना है। कैसे? इसमें 3 चीज़ें आती है। नंबर 1 क्या करते हैं, नंबर 1 इज कॉल्ड एज अ पीरियोडिक एब्स्टेंस बोलते हैं, या रिदम मेथड भी इसको हम बोलते हैं। इस मेथड में क्या करते हैं, जो कपल्स होते हैं दे अवॉइड और दे अब्सटेन फ्रॉम क्वाइटस फ्रॉम डे 10 to 17 ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। देखो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। आपका 10 to 17 जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के जो डे होते हैं उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं, फर्टाइल पीरियड बोलते हैं। क्यों? इस टाइम के ऊपर क्या होता है कि मैक्सिमम चांसेस होते हैं फर्टिलाइजेशन के। तो इस टाइम पे क्या करते हैं, कपल्स होते हैं वो क्या करते हैं, दे अवॉइड करते हैं और अब्सटेन करते हैं फ्रॉम क्वाइटस। क्यों? क्योंकि इस पीरियड को क्या बोला जाता है, फर्टाइल पीरियड बोला जाता है, और चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन जो होते हैं बहुत ही रिच होते हैं, बहुत ही हाई होते हैं इस टाइम पे। और दिस इफेक्टिवनेस ऑफ दिस मेथड बहुत ही लिमिटेड है, ठीक है, बहुत ही लिमिटेड। ऐसा नहीं कि मतलब ये 100% जो होता है वो प्रूफ मेथड है, ठीक है, ऐसा नहीं है। बिकॉज ओनली फ्यू वुमेन जो होते हैं, कई वुमेन के होते हैं रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं, कई के लोगों के होते हैं एक्चुअल टाइम ऑफ एवोल्यूशन जो होता है उसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन पीरियडिक एब्सिस्टेंस जो होता है, ये रिदम मेथड जो होता है, ये एक टाइप का मेथड है जिससे, जो कि नेचुरल मेथड है, जहाँ पे क्या कर सकते हैं हम मेल और फीमेल गैमेट यानी कि स्पर्म और ओवम की जो मतलब मीटिंग को तो जो है नेचुरली क्या कर सकते हैं, अवॉइड करवा सकते हैं। उसका नेक्स्ट आता है विड्रॉल मेथड या क्वाइटस इंटरप्ट्स भी इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो मेल पार्टनर है वो क्या करेगा, वो अपने पेनिस को विड्रॉ करेगा फ्रॉम विजाइना ऑफ द फीमेल, ठीक है, बिफोर इजैकुलेशन। इजैकुलेशन से पहले क्या होगा, जो इट इन्वॉल्व विड्रॉल ऑफ द पेनिस फ्रॉम विजाइना बाय मेल जस्ट बिफोर द इजैकुलेशन, सो दैट सीमेन जो होता है दैट नॉट इजैकुलेटेड इनटू द विजाइना, एंड दस फर्टिलाइजेशन जो होती है प्रिवेंट की जा सकती है। जब मेल गैमेट ही नहीं जाएगा तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगी। लेकिन ये मेथड भी क्या होता है, बहुत ही कम पार्शली इफेक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि मेल जो होता है वो इसके ग्लैंड क्या करते हैं, ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं इजैकुलेशन से पहले, और उसमें भी कई बार क्या होते हैं, स्पर्म जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो क्वाइटस इंटरप्ट्स है या विड्रॉल मेथड्स होता है, इसके पास भी 100% श्योरिटी नहीं है। उसके बाद क्या होता है, लास्ट मेथड आता है आपका नेचुरल मेथड में, दैट इज लैक्टेशनल एमिनोरा। उसमें क्या होता है, देखो जब बच्चे की पार्चुरेशन होता है, ठीक है, बच्चे की डिलीवरी होती है, जो नई जो पोस्ट नेटल या जो मदर होती है, ठीक है, जो उसमें क्या होता है कि ओवुलेशन और मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होते हैं आपके, ये जो है मतलब आफ्टर पार्चुरेशन जो होते हैं 6 मंथ के लिए क्या होते हैं, मतलब वो स्टॉप हो जाते हैं। तो बोलने का मतलब क्या है, ये इस फैक्ट के ऊपर काम करता है कि ओवुलेशन एंड मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होते हैं डू नॉट अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन फॉलोइंग चाइल्ड बर्थ। क्योंकि जैसी चाइल्ड बर्थ होती है, जैसे डिलीवरी होती है, जैसे ही पार्चुरेशन होती है, तो उस टाइम पे मदर जो होती है दैट एंटर इनटू द फेज ऑफ दैट इज कॉल्ड एज द इंटेंस लैक्टेशन। वो क्या करती है कि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में क्या करती है, वो लैक्टेशन मिल्क प्रोड्यूस करती हैं, और ये मिल्क जो इंटेंस लैक्टेशन होती है ये 6 मंथ तक होती है। और उस टाइम पे क्या होता है कि ओवुलेशन और मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो स्टॉप हो जाते हैं। और ये भी क्या होता है, ये मेथड भी उतना इफेक्टिव नहीं है, ये अप टू 6 मंथ तक ही क्या किया था, इसको इफेक्टिव हम मानते हैं। तो ये सारे बोलते हैं ऑब्वियसली दीज ऑल आर द नेचुरल मेथड। क्यों? क्योंकि कोई मेडिसिन नहीं हमने ली, कोई डिवाइसेस का यूज़ नहीं किया, और इसमें क्या होता है, साइड इफेक्ट भी नहीं है, साइड इफेक्ट तो 0 है इसमें। लेकिन फेलियर ऑफ दिस मेथड के चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं कि मतलब ये 100% श्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन फेल होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। देखो अब एनसीईआरटी क्या बोलती है, आपकी नेचुरल मेथड्स होते हैं दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग द चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। जैसे सबसे पहले इसमें आता है पीरियोडिक एब्सिस्टेंस आता है, ठीक है। इन वन सच मेथड इन विच कपल्स होते हैं दे अवॉइड और अब्सटेन फ्रॉम द क्वाइटस फ्रॉम 10 to 17 डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, और व्हेन ओवुलेशन कुड बी एक्सपेक्टेड। ये आपका 10 to 17 डेज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फर्टाइल पीरियड बोलते हैं, और उसमें क्या होती है, ओवुलेशन आपकी हो सकती है, ठीक है। तो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन जो होते हैं इस पीरियड में जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए इस पीरियड को हम क्या बोलते हैं, फर्टाइल पीरियड बोलते हैं। देयरफॉर बाय एब्सटेनिंग फ्रॉम क्वाइटस ड्यूरिंग दिस पीरियड conception could be prevented। ऑब्वियसली एक तो ये हो गया। विड्रॉल और क्वाइटस इंटरप्ट में क्या होता है, एक अनदर मेथड है इन विच द मेल पार्टनर क्या करता है, विड्रॉ हिज पीनस फ्रॉम द वेजाइना जस्ट बिफोर द एजैकुलेशन सो एज टू अवॉइड इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन को अवॉइड करने के लिए क्या करता है, वो जो मतलब विड्रॉ करेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है दैट इज लैक्टेशनल एमिनोरा। इसमें क्या होता है कि एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ये मेथड जो होता है ये किसके ऊपर बेस्ड है, ऑन द
द फैक्ट दैट कि ओवुलेशन एंड देयरफॉर द साइकिल जो होते हैं डू नॉट अकर, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है डू नॉट अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन फॉलोइंग पार्चुरेशन, देयरफॉर एज लॉन्ग एज द मदर ब्रेस्ट फीड द चाइल्ड फुली, चांसेस ऑफ कंसेप्शन जो होते हैं वो ऑलमोस्ट नील होते हैं। हाउ एवर दिस मेथड जो होता है ये भी क्या होता है, ये इफेक्टिव होता है ओनली अप टू 6 मंथ। ये क्या होता है, कितने मंथ तक इफेक्टिव होता है, ये आपका 6 मंथ तक जो होता है वो इफेक्टिव होता है फॉलोइंग पार्चुरेशन। ठीक है, एज दो मेडिसिन नो डिवाइसेज होते हैं दे आर यूज्ड इन दिस मेथड। हमें पता है कि ये जितने भी हमने नेचुरल मेथड पढ़े इनमें ना ही हमने मेडिसिन का यूज़ किया ना ही हमने कोई किसी डिवाइसेस का यूज़ किया, तो इनमें क्या होते हैं बहुत ही जीरो जो होते हैं साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन चांसेस ऑफ फेलर दो ऑफ दिस मेथड होते हैं दे आर वेरी वेरी हाई। तो दिस इज द फर्स्ट मेथड था आपका टेम्परेरी मेथड दैट इज कॉल्ड एज द, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द नेचुरल मेथड। इसमें हमने 3 टाइप हमने पढ़ लिए। उसके बाद नेक्स्ट मेथड आता है दैट इज कॉल्ड एज द बैरियर मेथड। ठीक है, इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, बैरियर मेथड बोलते हैं। अब देखो बैरियर मेथड में क्या होता है कि ओवम एंड स्पर्म जो होते हैं दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ द सम बैरियर। हम आर्टिफिशियल बैरियर जो होते हैं उसमें यूज़ करते हैं। जैसे आपके जो होते हैं बैरियर मेथड जो होते हैं ये मेल के लिए भी अवेलेबल हैं और फीमेल के लिए अवेलेबल हैं। जैसे कॉन्डम जो होते हैं दे आर द बैरियर, किसके बने होते हैं, रबड़ के बने होते हैं, लेटेक्स के बने होते हैं। ये क्या करते हैं, पेनिस को कवर करते हैं इन द मेल एंड वेजाइना को भी कवर करते हैं या सर्विक्स पार्ट को ऑफ द फीमेल। और जैसे क्या होगा इजैकुलेशन होगी तो आपके मेल और फीमेल गैमेट की होंगी उनकी मीटिंग नहीं हो पाएगी। क्यों, क्योंकि हमने बैरियर का जो है यूज़ कर लिया है। तो निरोध एक टाइप का पॉपुलर ब्रांड है कॉन्डोम का, लेकिन आपका फीमेल कॉन्डम जो उनको हम क्या बोलते हैं, फेमिडोम बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये भी बैरियर मेथड में आते हैं नंबर 1। उसके बाद जो होते हैं आपका जो मतलब ये जो यूज़ ऑफ कॉन्डम है इट हैज़ बिन इंक्रीजिंग ड्यू टू, इसमें बहुत सारे एडिशनल बेनिफिट आपके मिलते हैं इनमें। ठीक है, आपके जो है सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज़ जो है एड्स वगैरह जो होते हैं वो फैलने से बचते हैं। और बोथ मेल एंड फीमेल कॉन्डम जो होते हैं डिस्पोजेबल होते हैं, ये रीयूजेबल नहीं होते हैं। ठीक है, और इनको खुद ही सेल्फ इंसर्ट किया जाता है और ये प्राइवेसी देते हैं किसको, आपके यूज़र को। ठीक है, तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ बैरियर मेथड दैट इज़ यूज्ड बाय बोथ मेल एंड फीमेल। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है बैरियर मेथड में दैट इज़ डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्ट जो होते हैं इनका भी हम यूज़ करते हैं। तो ये क्या होते हैं बेटा, ये भी क्या है, ये बैरियर हैं जो किसके बने होते हैं, रबर के बने होते हैं। इनको क्या किया जाता है, इसको केवल फीमेल प्रोडक्टिव ट्रैक में क्या किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है। और ये क्या करते हैं, ये सर्विक्स को जो है ड्यूरिंग क्वाइटिस क्या करेंगे, ये कवर करते हैं। और ये भी क्या करते हैं, ये भी कंसेप्शन क्या करेंगे, ब्लॉक करेंगे। ये एंट्री ऑफ स्पर्म को जो क्या करेंगे सर्विक्स के में से क्या करेंगे, थ्रू द जी एंट्री ऑफ स्पर्म को क्या करेंगे, ये ब्लॉक करेंगे। और दे आर रीयूजेबल, लेकिन ये क्या होते हैं, रीयूजेबल होते हैं। देखो बैरियर में हमने 2 पढ़े, एक तो कॉन्डम जो कि मेल एंड फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल होते हैं, ये रीयूजेबल तो नहीं होते। लेकिन दूसरा हमने क्या पढ़ा, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप एंड वॉल्ट जो कि केवल फीमेल के लिए होते हैं। ठीक है, और ये रीयूजेबल भी होते हैं, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, तो देखो एनसीईआरटी इसके बारे में क्या बोलते हैं, देखो ये आपका एग्जाम्पल दे रखा है कॉन्डम एंड जो है फेमिडोम के बारे में। ठीक है, अब बोलते हैं इन बैरियर मेथड में क्या होता है, ओवम एंड स्पर्म जो होते हैं दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ द बैरियर। यहाँ पे हम क्या करते हैं, बैरियर की सहायता से क्या करते हैं, मेल और फीमेल गैमेट की जो है मीटिंग को क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे। सच मेथड जो होते हैं दे आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। जैसे कॉन्डम जो होते हैं दे आर बैरियर मेड अप ऑफ थिन रबर लेटेक्सीट के बने होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये पेनिस को कवर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं इन द मेल, और वेजाइना एंड सर्विक्स को जो है फीमेल में कवर करते हैं जस्ट बिफोर द क्वाइटस, so that ki ejaculated semen would not enter into the फीमेल प्रोडक्टिव ट्रैक और दिस कैन प्रिवेंट कंसेप्शन। जैसे निरोध इज़ द पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डम फॉर द मेल, और यूज़ ऑफ कॉन्डम जो होता है हैज़ इंक्रीज इन द रिसेंट ईयर ड्यू टू एडिशनल बेनिफिट ऑफ प्रोटेक्टिंग द यूज़र फ्रॉम जैसे कॉन्ट्रैक्टिंग सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज भी से भी बचाते हैं, ये एड्स से भी बचाते हैं। और बोथ मेल एंड फीमेल कॉन्डम जो होते हैं दे आर डिस्पोजेबल होते हैं, और ये दोनों जो होते हैं पर्सनली जो होते हैं उनको इंसर्ट किया जा सकता है और ये प्राइवेसी देते हैं किसको, यूज़र को। उसके बाद दूसरे जो आपके जो बैरियर मेथड आते हैं उनका नाम क्या है, आपका जो मतलब उनका नाम क्या है, दैट इज कॉल्ड एज द वॉल्ट, आपका जो मतलब वॉल्ट डायफ्राम सर्वाइकल कैप। ये भी क्या है, ये देयर ऑल्सो द बैरियर मेड ऑफ रबर। ठीक है, ये किसके बने होते हैं, रबर के बने होते हैं। इनको भी क्या किया जाता है आपके, दे आर इंसर्टेड इनटू द फीमेल
प्रोडक्टिव ट्रैक टू कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग द क्वाइटस। ये आपके डायफ्राम है, आपका सर्वाइकल कैप्स है, वोल्टेक केबल फीमेल प्रोडक्टिव या फीमेल के द्वारा ही यूज़ किए जाते हैं। ये क्या करते हैं, ये भी कंसेप्शन को क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं। बाई एंट्री ऑफ द स्पर्म को क्या करेंगे, ब्लॉक करेंगे थ्रू सर्विक्स। और ये रीयूजेबल होते हैं, लेकिन कॉन्डम जो होते हैं दे आर नॉट रीयूजेबल। उसके बाद एक और आता है आपका जो है दैट इज कॉल्ड एज अ केमिकल मेथड। उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल मेथड भी होता है। बैरियर मेथड के बाद क्या आता है, केमिकल मेथड भी आते हैं, जैसे स्पर्मेसाइडल क्रीम्स होती हैं, ठीक है, जेलीज होती हैं, फोम्स होते हैं, इनका भी जो होता है बैरियर के साथ जो है यूज़ किया जाता है। और ये क्या करते हैं, ये जो आपके स्पर्मेसाइडल क्रीम्स होती हैं, जेलीज होती हैं, फोम होती है, ये क्या करती हैं, ये कॉन्ट्रासेप्टिव की एफिशिएंसी जो है इंक्रीज करती हैं। ये जो है वेजाइना के अंदर क्या की जाती है, इंसर्ट की जाती हैं बिफोर इंटरकोर्स, ताकि स्पर्म जो होते हैं जब वो एंटर करेंगे यूट्रस में, ठीक है, उनको क्या किया जाएगा, किल किया जाएगा। जितने भी स्पर्मेसाइडल जेलीज होती हैं, क्रीम होती है, इनमें क्या होता है, एसिडिक कंटेंट ज़्यादा होगा, बोरिक एसिड होगा, लैक्टिक एसिड होगा, आपको जो मतलब यहाँ पे सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होगा, ठीक है, जिंक सल्फेट प्रेजेंट होता है, पोटेशियम परमैंगनेट प्रेजेंट होता है। तो इनमें क्या होते हैं, एसिड होते हैं। और ये भी क्या करते हैं, ये आपकी स्पर्मेसाइडल जेलीज एंड आपके जो मतलब एंड फोम्स होते हैं, दे आर यूजली यूज्ड अलोंग विद दिस बैरियर टू इंक्रीज देयर कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी। तो स्पर्मेसाइडल जेलीज, क्रीम एंड फोम जो होते हैं, इनका साथ में जो मतलब यूज़ किया जाता है, ताकि जो है बैरियर मेथड की जो एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जाए सके। समझ आई चीज़। उसके बाद आता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड एज अ आईयूडी। आईयूडी मतलब इंट्रा यूरोट्राइन डिवाइसेस, ठीक है। देखो आईयूडी होते क्या हैं, आईयूडीज होते हैं ये प्लास्टिक के भी बन सकते हैं, ये आपके मेटल के भी बने होते हैं। ये जो होते हैं डॉक्टर के द्वारा जो होते हैं यूट्रस में जो होते हैं ये इंसर्ट किए जाते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इनको इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, ठीक है। उस बाद क्या यूज़ ऑफ आईयूडीज होता है, इफेक्टिव है और एक बहुत ही पॉपुलर मेथड है ये, ठीक है। और इसमें क्या किया जाता है कि ये जो ये आइडल कॉन्ट्रासेप्टिव जो यूज़ करना चाहती है फॉर द फीमेल, जो अपनी प्रेगनेंसी को डिले करना चाहती है, वो अपने बच्चों के बीच में थोड़ा सा गैप जो है ज़्यादा रखना चाहती है, तो वो फीमेल इनका यूज़ करती है। और इसको जो है मतलब मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड कॉन्ट्रासेप्ट है ये इंडिया में, सबसे ज़्यादा इसी का यूज़ किया जाता है। इसमें क्या है, जिसमें 3 टाइप के आते हैं, नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज आती हैं, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज आती हैं, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी आती हैं। तो जैसे नॉन मेडिकेटेड में क्या होंगे आपके, जो इट कंसिस्ट ऑफ थिन प्लास्टिक वायर होंगी। जैसे नॉन मेडिकेटेड जो होती हैं क्या होती हैं, प्लास्टिक वायर ही होती हैं, जो कि एस शेप होती हैं। जब इनको यूट्रस के अंदर जो मतलब इंसर्ट किया जाता है तो उनको स्ट्रेट किया जाएगा, फिर यूट्रस के अंदर क्या होगी, दोबारा ये एस शेप में चेंज हो जाती है, ठीक है। और जो है जैसे एग्जांपल इसमें आता है, आपने याद रखना है कि नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज का एग्जांपल कौन सा है, लिप्स लूप इज कॉल्ड एज द नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज। और हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज क्या होती हैं, ये आईयूडीज होती हैं, ये क्या करती हैं, ये इनको यूट्रस में जो है ट्रांसप्लांट किया जाता है, और ये क्या करती हैं, धीरे धीरे जो होते हैं हार्मोन रिलीज करती जाएंगी, और ये यूट्रस को जो है अनसूटेबल बनाती है, किसके लिए, इम्प्लांटेशन के लिए, अनसूटेबल बनाती है किसके लिए, इम्प्लांटेशन के लिए। एंड सर्विक्स को जो है मतलब बहुत ही डेंजर बनाएंगी, हॉस्टाइल बनाएंगी ये स्पर्म के लिए, वो स्पर्म को किल करना स्टार्ट कर देगा। जैसे एलएनजी आपकी 20, और आपके जो प्रोजेस्टेरोन वगैरह जो होते हैं ये क्या है, आपके जो है ये हार्मोन रिलीजिंग आईओडी है। उसके बाद आती है कॉपर रिलीजिंग आईओडीज होती हैं, ये जो होते हैं कॉपर आयन जो होते हैं रिलीज किए जाते हैं इन आईओडीज के द्वारा, जो क्या करती हैं स्पर्म की मूवेबिलिटी या स्पर्म की मोटालिटी जो होती है वो क्या करती है, उसको स्प्रेस करती है। फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ स्पर्म को क्या करेगी, कम करेगी। जैसे कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड एलएनजी जो होती है, मल्टी लोड होती है आपकी जो मतलब 375 जो होता है, दैट इज कॉपर रिलीजिंग आईओडी होती है, ठीक है। तो बोलने का मतलब क्या है कि आईओडीज के कुछ एडवांटेज तो हमने पढ़ लिए, ठीक है। आईओडीज आपकी 3 टाइप की है। नंबर 1 इज नॉन मेडिकेटेड है, हार्मोन रिलीजिंग है, फिर उसके बाद आपकी जो कॉपर आयन रिलीजिंग है, लेकिन इसके डिसएडवांटेज भी है। आईओडीज होती हैं कई बार क्या होता है विदाउट नॉलेज होती हैं, वो बॉडी के बाहर एक्सपेल आउट हो जाती है, उस फीमेल को पता भी नहीं चलता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन के बढ़ जाते हैं। नंबर तो एक इसका डिसएडवांटेज है। और कई बार क्या होता है, ये आपके जो मतलब इस आईओडीज की वजह से क्या होता है कि यूट्रस में परफोरेशन हो जाती है, पोर क्रिएट हो जाते हैं, और ये भी क्या होते हैं इन्फेक्शन के चांसेस भी यूट्रस में बढ़ जाते हैं। और साथ में जो होता है ये इनकी वजह से क्या होता है कि एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो होती है हो सकती है, और पेन भी ये कॉज करती हैं। तो देखो एनसीईआरटी क्या बोलती है आपकी, एनसीईआरटी जो होती है एन इफेक्टिव एंड पॉपुलर मेथड जो होता है इज यूज ऑफ आईयूडी इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। दीज डिवाइसेस जो होते हैं दे आर इंसर्टेड बाय डॉक्टर
और एक्सपर्ट नर्सेज इन द यूट्रस थ्रू वेजाइना, ठीक है। दीज इंट्रा आयोडीज होते हैं, दे आर प्रेजेंटली जो होते हैं अवेलेबल एज द नॉन मेडिकेटेड आयोडीज। ऐसे आपने याद रखना कि नॉन मेडिकेटेड आयोडीज कौन से हैं, लिप्स लूप हैं। कॉपर रिलीजिंग आयोडीज होते हैं वो कौन से हैं, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375। एंड हार्मोन रिलीजिंग वाले कौन से हैं, प्रोजेस्टेरोन और एलएनजी जो होते हैं आपके हार्मोन रिलीज करते हैं। और आयोडीज क्या करती हैं, ये फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म को क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है, विद इन द यूट्रस। कॉपर आयंस होंगे, ये क्या करेंगे, स्पर्म्स की मोटिलिटी को और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म को क्या करेंगे, कम करेंगे। और हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज होती हैं, इसके साथ साथ क्या करेंगी, इन एडिशन जो होते हैं के साथ करती हैं मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड द सर्विक्स होते हैं दैट हॉस्टाइल फॉर द स्पर्म। और आयोडीज होती हैं, दे आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव हैं फॉर फीमेल हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी एंड स्पेस चिल्ड्रन, और इट इज़ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया। तो ये बहुत ही ज़्यादा जो होता है एक इसका मतलब यूज़ किया जाता है, एक्सेप्टेड मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का इंडिया के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका जो मतलब उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप आता है दैट इज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आती है। देखो एक अनदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, फीमेल के द्वारा यूज किया जाता है, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोजेज ऑफ या तो प्रोजेस्ट्रॉन के या प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन को जो है ओरली जो होता है फीमेल के द्वारा टेक किया जाता है, ठीक है। और ये जो होता है टैबलेट की फॉर्म में यूज की जाती है और इनको हम पिल्स भी बोलते हैं, इनको हम पिल्स भी बोलते हैं। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव या ओरल पिल्स जो होती है बेटा वो दो टाइप की होती है, क्या होती है, दो टाइप की होती है। एक होती है कंबाइन पिल एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एज अ मिनी पिल। एक होती है कंबाइन पिल एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एज अ मिनी पिल। कंबाइन पिल में क्या होता है, इनमें सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन प्रेजेंट होता है जो कि ओवुलेशन को करती है, चेक करती है, ओवुलेशन को जो है स्टॉप करती है। जैसे माला डी है, माला एन है, इसमें प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। और ये क्या करेगी, ओवुलेशन को प्रिवेंट करेगी, ये कंबाइन पिल है, ठीक है। मिनी पिल क्या होते हैं, इसमें केवल प्रोजेस्टिन ही होता है लेकिन कोई एस्ट्रोजन नहीं होता है, विद नो एस्ट्रोजन। जैसे सहेली जिसका निर्माण किसने किया है, आपके CDRI लखनऊ ने किया है, तो ये जो है मिनी पिल्स के रूप में जो है मतलब इसका यूज़ किया जाता है। देखो पिल्स होती है कैसे ली जाती है, जो पिल्स है वो कैसे ली जाती है, पिल्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर द पीरियड ऑफ 21 डे। अब जैसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है 1 to 5 डे के किसी एक दिन में क्या किया जाएगा, पिल को स्टार्ट किया जाएगा और लगातार 21 डेज तक जो है 21 डेज तक उसको लिया जाएगा। और वैसे ही फिर क्या होगा, 7 डे का गैप होगा, फिर दोबारा जो है उसको स्टार्ट किया जाएगा, फिर लगातार उसको 21 डेज के लिए जो है मतलब लिया जाएगा, जब तक फीमेल जो है वो आपकी कॉन्ट्रासेप्शन जो है नहीं चाहेगी तब तक उसको लिया जाता है, ठीक है। ये क्या करती हैं, आई पिल्स क्या करती हैं, ओवुलेशन को इनहिबिट करती हैं, इम्प्लांटेशन को इनहिबिट करती हैं, और साथ में क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस क्या करेगी, उसको भी क्या करती हैं, मतलब ये चेंज करती हैं, और एंट्री ऑफ स्पर्म को भी प्रिवेंट करती हैं। ये जो होती हैं पिल्स होती हैं बहुत ही इफेक्टिव हैं, लेसर साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन इनको जो है मतलब वेल एक्सेप्टेड बाय द फीमेल, इसको जो मतलब एक्सेप्ट किया गया है फीमेल के द्वारा। तो देखो अब यहाँ पे बहुत सारे मतलब जो है इसके NCERT में क्या है, इसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोजेज ऑफ आइदर प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन या प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन जो होते हैं, एक अनदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो कि फीमेल के द्वारा यूज़ किया जाता है। दे आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट एंड हैंस पॉपुलरली नॉन एज द पिल, उनको हम बोलते हैं। और पिल्स होते हैं they have to be taken daily for a period of 21 days, starting preferably within the first 5 days of menstruation cycle or after 7 days during which menstruation occur. It has to be repeated in the same pattern till the female desire to prevent conception. ये क्या करेंगे, ओवुलेशन को इनहिबिट करेंगे, इम्प्लांटेशन को इनहिबिट करेंगे, और साथ में क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस को भी क्या करेंगे, ये चेंज करेंगे, और ये एंट्री ऑफ स्पर्म को क्या करेंगे, रिटार्ड करते हैं, ताकि स्पर्म जो है प्रॉपरली एंटर ना हो पाए। पिल्स होती हैं ये बहुत ही इफेक्टिव होती हैं, लेसर साइड इफेक्ट होता है, और दे आर आल्सो वेल एक्सेप्टेड बाय द फीमेल। एक सहेली जो है एक न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है जिसको 1991 में CDRI लखनऊ ने क्या किया था, प्रिपेयर किया था, और एक नॉन स्टीरॉयडल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है जिसको सहेली के नाम जो मतलब इसको जो मतलब बेचा जाता है, ठीक है। पहले इसको हफ्ते में 2 बार लिया जाता था, लेकिन बाद में अब हफ्ते में 1 बार ही लिया जाता है। इसमें क्या होता है, एक सेंटाक्रोमिन, ठीक है, सेंटाक्रोमिन केमिकल होता है, सेंटाक्रोमन आप लिख सकते हैं। उसमें क्या होता है, सेंटाक्रोमिन पिगमेंट होता है जो क्या करता है, जो इसका मेन काम करता है, जो इम्प्लांटेशन को क्या करता है, वो
इनहिबिट करता है। इसमें कौन सा केमिकल होता है, सेंटाक्रोमिन होता है, जो कि नॉन स्टीरॉयड है, और बीइंग नॉन स्टीरॉयडल होने के नाते इसके बहुत ही डज नॉट हैव साइड इफेक्ट, जैसे नोजिया नहीं होगा, वॉमिटिंग नहीं होगी, वेट गेन नहीं होगा, ठीक है। द ओनली साइड इफेक्ट क्या है इसमें कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल कई बार क्या होता है, कुछ वोमेन जो होता है डिले हो जाता है, और इसलिए क्या होता है ये सेफ है लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए और बेनिफिशियल भी है। जैसे आपकी कई ऐसी फीमेल होती हैं जिनमें ब्लीडिंग प्रॉब्लम होती है, ब्रेस्ट पेन होती है, बिनाइन ब्रेस्ट ट्यूमर होता है, तो उनके लिए भी क्या होती है ये बेनिफिशियल जो होती है ये पाई जाती है, आपकी पिल जो होती है। उसके बाद यहाँ पे जो है प्रोजेस्टेरोन एलोन और इन कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन जो होता है, इसको जो हम इंजेक्शन या इम्प्लांट के रूप में भी किया जाता है। ये नेक्स्ट टाइप है आपका इम्प्लांट, जिसमें क्या किया जाता है कि एक स्टिक लाइक फॉर्म में क्या किए जाते हैं, आपके जो है इम्प्लांट्स होते हैं आपकी एल्बो के नज़दीक जो होते हैं, आर्म में जो है स्किन के नीचे रखे जाते हैं। सबक्यूटेनियस नेचर या सबक्यूटेनियस इम्प्लांट भी इनको बोलते हैं, जिनको स्किन के नीचे रखा जाएगा, और ये धीरे धीरे क्या करते हैं, ये 5 साल तक जो है मतलब प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन क्या करते रहेंगे, ये रिलीज करते रहेंगे, और ये क्या करेंगे मतलब इम्प्लांटेशन ओवुलेशन को ब्लॉक करते रहेंगे। और ये लॉन्ग टर्म मेथड है, ये लॉन्ग टर्म मेथड है फॉर प्रिवेंटिंग द बर्थ कंट्रोल। तो प्रोजेस्टेरोन एलोन और इन कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन जो होता है कैन बी यूज्ड बाय फीमेल एज इंजेक्शन, या तो उसको इंजेक्शन की फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, या और इम्प्लांट, इसको इम्प्लांट किया जाता है अंडर द स्किन। देयर मोड ऑफ एक्शन जो होता है सिमिलर है, पिल की तरह ही काम करते हैं, और देयर इफेक्टिव पीरियड कितना हो गया, 5 साल तक क्या करते हैं ये जो होते हैं मतलब लेवल होते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन जो होते हैं, और आईयूडी within 72 hours of the coitus have been found to be very effective as a emergency contraceptive, as they would not be used to avoid possible pregnancy due to rape and casual unprotective courses। कई बार क्या होता है कि जैसे रेप हो जाते हैं, ठीक है, उस टाइम पे क्या करते हैं हम आई पिल देते हैं जैसे, यानी कि अनवांटेड 72 आवर्स होती है आपकी मार्केट में आएगी, तो एकदम से जो है इमरजेंसी पिल का जो है काम करती है। उसमें भी कुछ नहीं होता, उसमें क्या होता है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का ही कॉम्बिनेशन जो है देखने को मिलता है। तो ये सारे के सारे मेथड थे, ये सारे क्या थे, ये टेम्परेरी मेथड थे, जिसमें हमने नेचुरल मेथड के बारे में पढ़ा, हमने बैरियर मेथड के बारे में पढ़ा, हमने केमिकल मेथड में के बारे में पढ़ा, उसके बाद आईयूडीज के बारे में पढ़ा, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में पढ़ा, और आपका जो है हार्मोन इंजेक्शन या आपके इम्प्लांट के बारे में हमने डिटेल में स्टडी किया। अब इसके बाद जो आते हैं आपके दैट इज परमानेंट मेथड, ठीक है। इस बार परमानेंट में क्या आता है, सर्जिकल मेथड को हम क्या बोलते हैं, परमानेंट मेथड बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इनको स्टरलाइजेशन मेथड भी बोलते हैं, और ये जो होते हैं ये जनरली एडवाइज किए जाते हैं मेल एंड फीमेल पार्टनर टू टर्मिनल मेथड होते हैं। परमानेंट मेथड है कि अब जो है मतलब प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। सर्जिकल इंटरवेंशन जो होती है इसमें क्या की जाती है, गैमीट की जो है मतलब ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक किया जाएगा, ठीक है, और कॉन्सेप्शन को प्रिवेंट किया जाएगा। जैसे मेल के केस में क्या किया जाता है, वॉसा डिफरेंशिया को क्या किया जाएगा, उसको कट करके जो है मतलब उसको टाई कर दिया जाता है, वेसेक्टोमी बोलेंगे। और फीमेल के केस में फैलोपियन ट्यूब को क्या किया जाएगा, कट किया जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्यूबेक्टोमी बोलेंगे। तो इन वेसेक्टोमी में क्या होता है कि आपका स्मॉल पार्ट ऑफ वासा डिफरेंस को क्या किया जाता है, उसको रिमूव किया जाएगा, और उसको क्या किया जाएगा, टाइड अप किया जाएगा थ्रू ए स्मॉल इंसिजन जो होता है स्क्रोटम में लगाया जाता है, और उसको जो है दिस इज द परमानेंट क्योर ऑफ, दैट इज द परमानेंट मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। और ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, इसमें क्या जाता है कि फैलोपियन ट्यूब को रिमूव किया जाता है, इज रिमूव और टाइड अप थ्रू ए स्मॉल इंसिजन इन द एब्डोमेन और थ्रू वेजाइना, ठीक है। और ये भी क्या होती है, ये भी काफ़ी ज़्यादा मतलब ये जो इफेक्टिव होती है। तो यह क्या है कि सर्जिकल मेथड दे आर कॉल्ड एज द स्टरलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पे ऑपरेशन करवाए जाते हैं। एंड जनरली दे आर एडवाइज फॉर मेल एंड फीमेल पार्टनर एज ए टर्मिनल मेथड या परमानेंट मेथड है टू प्रिवेंट द क्वाइटस या टू प्रिवेंट द कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। जैसे आपने देखा है यहाँ पे वासा डिफरेंस को काट दिया जा रहा है, तो उसको ट्यूब आप वेसेक्टोमी बोलेंगे, और आपके जो फैलोपियन ट्यूब को यहाँ पे काट दिया जा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज द, उसको हम ट्यूबेक्टोमी हम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, सर्जिकल इंटरवेंशन जो होती है ब्लॉक करती है, क्या करेगी, गैमिट के ट्रांसफर को ब्लॉक करेगी, एंड देयर बाई प्रिवेंट क्या करेगी, कंसेप्शन को प्रिवेंट करेगी। स्टरलाइजेशन प्रोसीजर इन द मेल इज कॉल्ड एज द वेसेक्टोमी, एंड स्टरलाइजेशन प्रोसीजर इन फीमेल इज कॉल्ड एज द ट्यूबेक्टोमी। आपने याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन वेसेक्टोमी में क्या होता है, स्मॉल पार्ट ऑफ वासा डिफरेंस को क्या किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा, उसको बांध दिया जाएगा, थ्रू एक स्मॉल कट लगाया जाता है स्ट्रोटम के अंदर। और फिर ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, स्मॉल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब जो होगा उसको रिमूव किया जाता है, और उसको टाई अप कर दिया जाता है, ठीक है। और ये जो है एब्डोमेन या थ्रू वेजाइना के थ्रू कट लगाया जाता है। ये टेक्निक जो होती है बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, लेकिन इनकी रिवर्सिबिलिटी दोबारा फिर क्या होती है आपकी जो है मतलब फर्टिलिटी जो होता है वापस नहीं आ सकती, ये क्या होती है, इरिवर्सिबल होती है, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। तो यहाँ पे बोलने का मतलब क्या है कि नीड टू बी एम्फेसाइज दैट कि सिलेक्शन ऑफ ए सुटेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड एंड इट्स
यूज शुड ऑलवेज बी अंडरटेकन इन कंसल्टेशन विद क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल। जो भी आपने मेथड जो है उसको अगर आपने अडॉप्ट करना है तो आपने एक प्रोफेशनल डॉक्टर के साथ क्या करना है, उसको मतलब आपने क्या करना है, शेयर करना है। एक प्रोफेशनल डॉक्टर क्या करेगा, उसके बारे में प्रॉपरली बताएगा, ठीक है। कई बार क्या करते हैं कि लोग जो होते हैं प्रोफेशनल डॉक्टर खुद ही क्या करते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, जिसकी क्या होते हैं बहुत सारे जो होते हैं हार्मफुल इफेक्ट आपको देखने को मिलेगी। तो वन मस्ट आल्सो रिमेंबर दैट कि कॉन्ट्रासेप्टिव जो होते हैं दे आर नॉट रेगुलर रिक्वायरमेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ reproductive health. In fact they are practiced against a natural reproductive event, conception, pregnancy, ये तो रूल है नेचर का, ठीक है। One is forced to use these method either to prevent pregnancy or to delay or space pregnancy due to personal reason. No doubt जो मतलब जो ये मेथड जो होते हैं मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब इंक्रीज हो चुके हैं, तो आपकी ग्रोथ और पॉपुलेशन के ऊपर थोड़ा बहुत कंट्रोल आ चुका है। हाउएवर द पॉसिबल इल इफेक्ट, नोजिया हो सकता है, एब्डोमिनल पेन या ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग हो सकती है, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो सकता है, और इवन ब्रेस्ट कैंसर भी, दो नॉट वेरी सिग्निफिकेंट, शुड नॉट बी टोटली इग्नोर। तो ये साथ में कुछ ऐसे बहुत सारे साइड इफेक्ट भी होते हैं, उनको भी साथ में क्या करना चाहिए हमें, जो मतलब इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर बर्थ कंट्रोल और कॉन्ट्रासेप्शन, जिसमें हमने टेम्पररी मेथड में नेचुरल मेथड के बारे में हमने पढ़ा, हमने बैरियर मेथड के बारे में पढ़ा, हमने केमिकल मेथड के बारे में पढ़ा, हमने आईओडीज के बारे में पढ़ा, हमने जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में पढ़ा, हमने इम्प्लांट के बारे में स्टडी किया, और उसके बाद हमने क्या किया, आपके जो मतलब ये जो है परमानेंट मेथड दैट इज वेस्टेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी के बारे में डिटेल में स्टडी कर लिया है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज कॉल्ड एज द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये क्या होता है, ये आजकल बड़ा चर्चा में है आपके, ठीक है। देखो इंटेंशनल या जानबूझ के क्या करते हैं, कई बार कुछ कपल्स होते हैं वो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करते हैं बिफोर द फुल टर्म, बिफोर द जेस्टेशन पीरियड। इसी को हम क्या बोलते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, अबॉर्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो बोलने का मतलब क्या है, इंटेंशनल और वॉलंटरली हम क्या करेंगे, जब टर्मिनेट करते हैं प्रेगनेंसी को before the full term is called as the MTP, that is called as the medical termination of pregnancy और induce abortion, इसको हम बोलते हैं। पूरे वर्ल्ड में जो है अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 करोड़ ऑफ अबॉर्शन जो होते हैं पूरे साल करवाए जाते हैं, और उसमें से 1 से 2 करोड़ तो इंडिया में ही अबॉर्शन करवाए जाते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, इसको 1971 में क्या किया, इसको लीगलाइज कर दिया, ठीक है। क्योंकि और साथ में बहुत सारे जो होते हैं मतलब रूल भी बनाए गए, ठीक है। तो सच रिस्ट्रिक्शन जो होती हैं मोर इंपॉर्टेंट है, क्यों कई बार क्या होता है कि कुछ लोग जो होते हैं फीमेल फिटिसाइड करते हैं, तो वो साथ में बहुत सारे लीगल एक्शन के साथ जो है मतलब इसको जो मतलब क्या बोलते हैं, इसको कानून बना के जो मतलब इसको लीगलाइज कर दिया गया, ठीक है। तो एमटीपी का मेन मोटिव क्या है, इसका मेन मोटिव ये है कि कई बार क्या होती है अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है, आइडर ड्यू टू कैजुअल और अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स की वजह से, ठीक है, या आपने कॉन्ट्रासेप्टिव जो भी यूज़ की होती है उस टाइम पे क्या होता है कि मतलब वो कॉन्ट्रासेप्टिव फेल हो जाती है, और रेप के केस में जो है मतलब इस टाइम पे क्या होता है आपकी एमटीपी या अबॉर्शन जो होता है बहुत ही नेसेसरी हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, एमटीपी अबॉर्शन करके जो है अनवांटेड जो एम्ब्रियो होता है उसको क्या करेंगे, मतलब बॉडी के बाहर जो होते हैं ऑपरेशन आउट कर दिया जाता है, ठीक है। तो एमटीपी जो होती है, देखो यहाँ पे आजकल देखो एमटीपी जो होती है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि अप टू 3 मंथ जो होती है वो क्या होती है, सेफ होती है। एमटीपी जो होती है इट इज सेफ अप टू जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 12 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी। सेकंड ट्राइमेस्टर में जो होता है मतलब क्या होता है, मतलब आपकी जो मतलब ये जो प्रेगनेंसी होती है काफ़ी ज़्यादा क्या होती है मतलब आपकी रिस्की हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अगर आपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर के टाइम अगर अबॉर्शन करवाना तो उस टाइम पे हमें एक डॉक्टर या प्रैक्टिशनर की जो है मतलब उसकी जो है मतलब साइन करवाना पड़ते हैं, ठीक है। अगर आपने सेकंड ट्राइमेस्टर में करवाना होता है तो साथ में क्या होगा, उसमें अपने 2 प्रैक्टिशनर 2 क्वालिफाइड डॉक्टर के साइन लगते हैं, ठीक है, तभी आपकी एमटीपी जो है मतलब पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अब कई बार क्या होता है कि एमटीपी का मिसयूज़ भी किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया में अमाइनो सेंटेसिस होती है वो बैन है, लेकिन कई बार क्या होते हैं कि अमाइनो सेंटेसिस होती हैं वो हमारे जो छोटे मोटे हॉस्पिटल्स होते हैं या जो मतलब इलीगल हॉस्पिटल होते हैं वो क्या करते हैं कि वो जो है सेक्स ऑफ द चाइल्ड होते हैं थ्रू अमाइनो सेंटेसिस के थ्रू क्या करते हैं डिटरमाइन करेंगे, और जिससे क्या करेंगे अगर गर्ल चाइल्ड हुआ, ठीक है, तो उसको क्या किया जाएगा, उसको मार दिया जाता है थ्रू अबॉर्शन। तो ये भी क्या है, इसके लिए अब क्या है मतलब बहुत सारे कानून जो है वो बन चुके हैं। तो देखो एनसीईआरटी क्या बोलती है,
एनसीटी बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ पे, बोले इंटेंशनल और वॉलेंटरली जब हम क्या करते हैं टर्मिनेट करते हैं प्रेगनेंसी को बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड एज द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बोलेंगे, और इसको हम इंड्यूस एबॉर्शन भी बोलते हैं। नियरली 45 to 50 मिलियन ऑफ एमटीपीज होती हैं देयर परफॉर्म इन ए ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड विच अकाउंट फॉर 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ कंसीव प्रेगनेंसी इन द ईयर। ठीक है, ऑब्वियसली वेदर टू एक्सेप्ट और लीगलाइज एमटीबी और नॉट इज बीइंग डिबेटेड अपॉन मेनी कंट्री ड्यू टू इमोशनल एथिकल रिलीजियस एंड सोशल इशू इन्वॉल्व इन इट। देखो बहुत सारे जो रिलीजियस ग्रुप होते हैं वो क्या बनाते हैं कि बच्चा जो भगवान का रूप होता है, बच्चे जो भगवान के दिन होते हैं, तो इन बेसिस के ऊपर जो है बहुत सारी कंट्री ने इसको लीगलाइज नहीं किया है। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लीगलाइज किया 1971 में कुछ सम स्ट्रिक्ट कंडीशन के साथ, ताकि इसका मिस यूज़ ना हो। और सच रिस्ट्रिक्शन जो होते हैं आर ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट टू चेक द, ताकि इसका जो है इनडिस्क्रिमिनेट और इलीगल जो वहाँ पे फीमेल फिटिसाइड ना करवाया जाए, ताकि जो मतलब जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है इंडिया में रिपोर्ट होता है। ठीक है, वाई एम टी पी क्यों होता है कि ओबियसली एम टी पी की क्यों जाती है, तो यहाँ पे क्या होता है टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी, जो कैसे हुई है आइदर ड्यू टू कैजुअल अनप्रोटेक्टिव इंटरकोर्स और फेलियर ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव यूज ड्यूरिंग क्वाइटस और रेप्स। ठीक है, ऑब्वियसली एम टी पी जो होती है एसेंशियल होती है सर्टन केसेस में, और उस केसेस में भी बहुत जरूरी होती है जब हो सकता है कि प्रेगनेंसी जो है मदर और चाइल्ड के लिए दोनों के लिए जो है मतलब घातक हो, दोनों के लिए क्या डेंजर हो, तो जो उस केसेस में क्या होता है कि हम एम टी पी जो है परफॉर्म करना जो है मतलब क्या बोलते हैं एम जो है इजीली जो है परफॉर्म की जाती है। एम जो होती है ये कंसिडर रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर अप टू 12 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी। सेकंड ट्राइमेस्टर जो होते हैं अबॉर्शन जो होती हैं मच मोर रिस्कियर होते हैं। तो वन डिस्टर्बिंग ट्रेंड ऑब्जर्व इन द मेजोरिटी ऑफ द एम आर परफॉर्म इलीगली बाई अनक्वालिफाइड क्वैक जो होते हैं, जो बैद बूथ होते हैं वो क्या करते हैं मतलब इसको जो है मतलब परफॉर्म करते हैं, जो कि सेफ नहीं है। ठीक है, बट कुड बी फैटल टू, इसमें जान भी जा सकती है। और अनदर डेंजरस ट्रेंड ये है कि मिसयूज ऑफ अमाइनो सेंसिस के थ्रू क्या करते हैं कुछ लोग क्या करते हैं बच्चे का जो है सेक्स ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड जो होता है उसका सेक्स डिटरमाइन करते हैं, और अगर फिटस जो होता है दैट इज फाउंड टू बी फीमेल तो उसको क्या किया जाएगा, उसको एमटीपी के थ्रू जो होता है मतलब उसको जो है मतलब किल कर दिया जाता है, दैट इज टोटली अगेंस्ट द लीगल, दैट इज टोटली अगेंस्ट द लॉ। तो ऐसी प्रैक्टिस होनी क्या करनी चाहिए हमें, शुड बी अवॉइडेड। ठीक है, बिकॉज दीज आर डेंजरस होती हैं किसके लिए, सोसाइटी के लिए भी, यंग मदर के लिए भी, फिटस के लिए भी। इफेक्टिव काउंसलिंग की जरूरत होती है ताकि अवॉइड अनप्रोटेक्टिव क्वाइसिस, और इस फैक्टर ऐसे बहुत सारे हमें जो है अवेयरनेस होनी चाहिए ताकि जो मतलब अनवांटेड प्रेगनेंसी को बचाया जाए और एमटीपी की नौबत ही ना आए। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे जो है मतलब आपकी बुक में बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल दे रखा है कि एमटीपी अगर करनी है तो किसकी परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है, आपकी परमिशन जो है यहाँ पे लेना पड़ती है। तो यहाँ पे जो होता है 2017 के 2019 में 2070 या 2019 में भी रूल को जो है मतलब चेंज कर दिया कि अगर आपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो है अगर एमटीपी करनी होती है तो वन प्रैक्टिशनर की जो है साइन लगती है, उसकी जो है मतलब परमिशन लगती है। अगर आपने 12 से 24 वीक में करनी है तो 2 रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं उनकी जो है मतलब आपको परमिशन लेना पड़ेगी। और उसके बाद भी अगर करवानी है हो सकता है कि मदर की जो है लाइफ जो हार्मफुल होती है उसको आपको सुप्रीम कोर्ट से जो ऑर्डर लेना पड़ते हैं, ये भी अलग बात है। ठीक है, ये केस हुआ भी था लास्ट ईयर जहाँ पे एक लड़की ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया था कि आफ्टर सेकंड ट्राइमेस्टर के बाद भी क्या होगी मतलब आपकी जो मतलब क्या करवाना चाहिए एमटीपी करवा सकते हैं तो परमिशन चलती है। क्यों, क्योंकि ये जो केस होता है आफ्टर सेकंड ट्राइमेस्टर जो होता है ये बहुत ही हार्मफुल होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर एमटीपी। उसके बाद जो आपका टॉपिक आता है दैट इज एसटीआई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतने मतलब यहाँ पे इससे क्वेश्चन बनता है आपका नीट में जो है आपका क्वेश्चन बनता है। ऐसे बहुत सारे डिजीज होते हैं जो कि आपके सेक्सुअली जो होते हैं ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू जो मतलब क्या बोलते हैं इन्फेक्टेड पर्सन टू जो है मतलब हेल्दी पर्सन। जैसे एग्जांपल है सिफिल्स। सिफिल्स होता है एक डिजीज होता है दैट इज कॉज बाय बैक्टीरिया जिसका नाम क्या है ट्रेपोनीमा पैलिडियम। इसको आपने ऐड करते जाना है। सिफिल जो होता है एक डिजीज होता है सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज दैट इज कॉज बाय ट्रेपोनीमा पैलिडियम जो कॉज करता है। ठीक है, पैलिडियम इसको कॉज करता है सिफिल को। ये क्या है, एक बैक्टीरिया है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना कि सिफिल कौन कॉज करता है, ट्रेपोनीमा बिलिडियम। ठीक है, पैलिडियम इसको करता है। ठीक है, इसका जो मतलब ये कैसे हो सकता है, ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी हो सकता है और मदर से चाइल्ड को भी हो सकता है। ठीक है, इसमें पेंसिलिन या टेट्रासाइक्लिन जो होती है एंटीबायोटिक के रूप में यूज़ की जाती है। तो आपने नंबर 1 लिखना है सिफिल दैट इज कॉज बाई, पैथोजन का नाम रखना, कई बार पैथोजन के नाम भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ट्रेपोनीमा पैलिडियम। उसके बाद एक और आता है दैट इज कॉल्ड एज द गोनरेरिया। ठीक है, गोनरेरिया को डिजीज कॉज करने वाला जो बैक्टीरिया है उसका नाम है निजेरिया गोनरेरिया। ठीक है, निजेरिया गोनरेरिया जो उसका नाम है NEISS
ERIA, ठीक है, निजेरिया गोनोरिया, ठीक है, ये जो है ये भी क्या करता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है कॉज करता है, RHOEAE, ठीक है, निजेरिया गोनोरिया, ठीक है, ये भी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ही होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जितने भी डिजीज है ना बेटा, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को अफेक्ट करते हैं। सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में फ्लूइड डिस्चार्ज होना स्टार्ट होता है, इचिंग होना स्टार्ट हो जाती है, और साथ में जो होती है सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में क्या होती है, पेन भी होना स्टार्ट होती है, और कई बार जो होते हैं हमारे जो है डिफरेंट एब्डोमिनल ऑर्गन को भी ये करते हैं, इन्फेक्ट कर जाते हैं। ये भी बैक्टीरिया के थ्रू हो रहा है। निजेरिया गोनोरिया जो होता है, इसके लिए भी एंटीबायोटिक जो होती है वो क्या होती है, मतलब इफेक्टिव होती है। उसके बाद एड्स होता है, यू नो एड्स इज कॉज बाय द, दैट इज कॉल्ड एज द HIV वायरस के थ्रू होता है। हिपेटाइटिस बी, वो भी क्या होता है, हिपेटाइटिस बी वायरस के थ्रू होता है, जो कि इनक्योरेबल है, इसके लिए कोई आज तक एंटीबायोटिक बनी नहीं है। जेनाइटल हर्पीज, जिसको कौन करता है, आपका हर्पीज वायरस करता है, ठीक है, ये जो होता है, जो मतलब इसको भी क्यूरेबल नहीं है, हर्पीज और हेपेटाइटिस बी तो क्यूरेबल नहीं है, एड्स भी क्यूरेबल नहीं है परमानेंट। जेनाइटल वार्ट, ठीक है, जेनाइटल वार्ट भी होता है, जिसको कौन करता है, पेपिलोमा वायरस। पेपिलोमा वायरस जो होता है, ठीक है, पेपिलोमा वायरस जो होता है इसको कॉज करता है, ठीक है, पेपिलोमा वायरस जो होता है ये जेनाइटल वार्ट्स जो है कॉज करता है। ये भी कैसे होता है, इसमें जो होते हैं बहुत सारे जो वार्ट्स होते हैं, ठीक है, बॉडी के ऊपर या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ऊपर जो होते हैं अपीयर हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके कालमीडिया, कालमीडिया के द्वारा डिजीज होते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जैसे आपका कालमीडियासिस, ठीक है, वो उसको कालमीडिया करता है। ट्राइकोमोनियासिस, ठीक है, ट्राइकोमोनियासिस होता है, ये भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, जिसको कौन करता है, ट्राइकोमोनास करता है। ट्राइकोमोनियासिस होता है, कौन करता है, ट्राइकोमोनास करता है। और उसके बाद क्या आपका अमीबोइसिस आता है, जिसको कौन करता है, एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका जो होता है अमीबोइसिस कॉज करता है। ये भी आपने याद रखना है। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होते हैं, इन्फेक्शन और डिजीज विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कॉल्ड एज द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ऐसे डिजीज जो कि सेक्सुअली क्या करते हैं, वो इन्फेक्टेड पर्सन से जो होते हैं, हेल्दी पर्सन में क्या होंगे, ट्रांसमिट होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बोलेंगे। इनको वेनरल डिजीज भी बोला जाता है, और साथ में रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन, RTI भी इनको हम बोलते हैं। जैसे गोनरेया इज कॉज बाय निजेरिया गोनरेया, ठीक है, मैंने आपको बताया। सिफिल इज कॉज बाय ट्रेपोनीमा पैलिडियम के द्वारा कॉज किया जाता है। जेनाइटल हर्पीज होते हैं, हर्पीज वायरस के द्वारा कॉज किया जाता है। कालमीडियासिस होता है, कालमीडिया के द्वारा कॉज किया जाता है। जेनाइटल वार्ड्स होता है, पेपिलोमा वायरस के द्वारा कॉज किया जाता है। ट्राइकोमोनियासिस होता है, ट्राइकोमोनास के द्वारा कॉज किया जाता है। हिपेटाइटिस बी जो होता है, हिपेटाइटिस बी वायरस जो मतलब ये जो होते हैं सारे के सारे क्या हैं, ये आपके सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। मतलब HIV लीडिंग टू एड्स, ये कुछ ऐसे कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं, ठीक है। और इनमें देखा जाए, इनमें अमंग दीज HIV इज मोस्ट डेंजरस एंड, जिसको हमने डिटेल में स्टडी करेंगे जब हम इम्यून सिस्टम के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सम ऑफ दीज इन्फेक्शन जैसे हेपेटाइटिस बी है, HIV है, ये आप जो होते हैं ये कैसे ट्रांसमिट हो सकते हैं, बाय शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन निडल, ठीक है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट विद इन्फेक्टेड पर्सन, अगर आप उसके सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट या ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हो जाता है तो ये शेयरिंग हो सकती है, ट्रांसमिट हो सकते हैं। ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हो जाए, या इन्फेक्टेड मदर से जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो फीटस में भी ट्रांसमिट हो जाते हैं। तो एक्सेप्ट फॉर हिपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीज एंड HIV इन्फेक्शन जो होते हैं एंड अदर डिजीज होते हैं, क्या होते हैं, कंप्लीटली जो होते हैं क्यूरेबल होते हैं, अगर इनको अर्ली स्टेज के ऊपर जो मतलब डिटेक्ट कर दिया जाता है और इनको ट्रीट किया जाए, मतलब प्रॉपरली इनको ट्रीट किया जाता है। अब देखो जितने भी STI हैं उनके सिम्टम क्या होते हैं, उनके सिम्टम क्या होते हैं, जितने भी STI हैं, ठीक है, इनके सिम्टम क्या होते हैं। आपके जो सिम्टम होते हैं, ठीक है, जैसे आपके यहाँ पे जो सिम्टम होंगे, अर्ली सिम्टम ऑफ द मोस्ट ऑफ जो होते हैं ये माइनर होते हैं, माइनर सिम्टम होंगे, जिसमें क्या होगा, ईचिंग होगी, ठीक है, फ्लूइड डिस्चार्ज होगा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, स्लाइट पेन होगी, स्वेलिंग हो जाएगी इन द जेनिटल रीजन में। लेकिन इन्फेक्टेड फीमेल जो होती है कई बार जो होती है उनको सिम्टम भी अपीयर नहीं होते हैं, वो एसिम्टोमेटिक हो जाती हैं एंड हैंस मे रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो यही चीज़ है कि अब्सेंस और लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम जो होते हैं इन द अर्ली स्टेज ऑफ इन्फेक्शन एंड द सोशल स्टिग्मा जो होता है अटैच टू द STI डिटर द इन्फेक्टेड पर्सन फ्रॉम गोइंग टू टाइमली डिटेक्शन एंड प्रॉपर। देखो हमारे सोसाइटी में क्या होता है कि अगर किसी पर्सन को
एसटीडी है तो वो 3-4 महीने तो शर्म में मर जाएगा, ठीक है। तो वो शर्म करेगा, वो क्या करेगा, मतलब शर्म से ही बताएगा नहीं, डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। तो डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस, आपको जो है मतलब शर्म नहीं करना चाहिए, आपको जो है मतलब अगर बॉडी में कोई प्रॉब्लम है तो आपको प्रॉपर जो डॉक्टर को कंसर्न करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, जिससे क्या होता है कि कॉम्प्लिकेशन हो सकती है आपकी जो मतलब विच इंक्लूड पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज पीआईडी वगैरह, एबॉर्शन वगैरह, स्टिल बर्थ, ठीक है, बच्चे की जो मतलब जो है बच्चा जो डेथ जो है मतलब क्या हो सकता है, मतलब उसकी बर्थ हो सकती है। प्रेगनेंसी जो होती है यूट्रस की जगह कहीं और हो जाएगी, आपकी इम्प्लांटेशन जो होती है फेलोपियन ट्यूब में होगी तो उसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। इनफर्टिलिटी भी हो सकती है, इवन कैंसर भी हो सकता है। तो ये हमारी सोसाइटी के लिए जो होता है मतलब क्या है, मतलब है बहुत ही बड़ा स्टिग्मा है, ठीक है। देयरफॉर हमें क्या करना चाहिए, या तो हमें प्रिवेंशन करना चाहिए, ठीक है, अर्ली स्टेजेस के ऊपर इसके डिटेक्शन हो जाए तो अच्छा है, ठीक है। या तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम हमारी सरकार ने चलाए हैं जो कि अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं। दो ऑल पर्सन जो होते हैं, हम सारे के सारे जो होते हैं वो वल्नरेबल हैं, हम सारे सभी के लोगों को क्या है कि सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज का जो होता है खतरा होगा ही होगा, ठीक है, ऑब्वियसली। लेकिन जो एज ग्रुप है ना बेटा, जो 15 to 24 जो तुम्हारा एज ग्रुप होता है, जो 15 to 24 एज ग्रुप जो होता है, ये जो होते हैं ये जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, इनके लिए तो सबसे ज़्यादा खतरा होते हैं। और ऊपर से वो अवेयरनेस भी होती है, नॉलेज भी नहीं होती है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, हमें कुछ ऐसे रूल्स होते हैं अपने लाइफ में, प्रिंसिपल बनाना चाहिए और उनको फॉलो करना चाहिए। जैसे आपको अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर और मल्टीपल पार्टनर, always try to use condom during coitus, ठीक है। in case of doubt one should go to qualified doctor for early detection and get complete treatment if diagnosed with infection। तो क्या करना चाहिए आपको, जो मतलब अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर, मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्स नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद जो आपका ऑलवेज यूज कॉन्डम ड्यूरिंग क्वाइटस। उसके बाद अगर डाउट है तो क्या है, मतलब आपका जो मतलब क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएगा, आपको क्या करना पड़ेगा, अर्ली डिटेक्शन करनी पड़ेगी, साथ में जो आपको कंप्लीट ट्रीटमेंट करनी चाहिए इस डिजीज की। तो दिस इज ऑल अबाउट योर सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज। जिसमें हमने किसके बारे में पढ़ा, हमने जो मतलब सिफिल्स के बारे में पढ़ा, दैट इज कॉज बाय द ट्रेपोनीमा पैलिडियम। गोनोरिया के बारे में स्टडी किया, दैट इज कॉज बाय द निजेरिया गोनोरिया। एड्स इज कॉज बाय द HIV वायरस जो होता है। हेपेटाइटिस बी जो होता है, हेपेटाइटिस बी वायरस कॉज करता है। जेनेटल हर्पीज जो होता है वो हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस कॉज करता है। जेनेटल वार्ट जो होता है दैट इज कॉज बाय पेपिलोमा वायरसेस, ठीक। कालमीडियासिस जो होता है वो कालमीडिया कॉज करता है। और ट्राइकोमोनियसिस जो होता है वो ट्राइकोमोनास कॉज करता है। और आपका अमीबॉइसिस जो होता है दैट इज कॉज बाय एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका। इसको कौन कॉज करेगा, एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका उसको कॉज करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज इनफर्टिलिटी। ये बहुत ही हॉट टॉपिक बन चुका है आजकल, ठीक है। इनफर्टिलिटी क्या होती है और ऐसे कौन से मेथड हैं जिनके थ्रू हम इनफर्टिलिटी को जो है दूर कर सकते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। देखो कई बार कुछ ऐसे कपल्स होते हैं, अगर वो ऑन प्रोटेक्टिव क्या करते हैं, सेक्सुअल कोहेबिटेशन करते हैं, तो उनमें कई बार क्या होता है वो कंसीव नहीं कर पाते हैं। तो इनएबिलिटी टू कंसीव या इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इज कॉल्ड एज द इनफर्टिलिटी, ठीक है। इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, फिजिकली कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोजनेटली कोई, इम्यूनोलॉजिकली या साइकोलॉजिकली भी इसमें बहुत सारे रीजन हो सकते हैं किसी पर्सन के इनफर्टाइल होने के लिए, ठीक है। तो अब तो क्या है कि हमारी कंट्री में बहुत सारे जो होती हैं हेल्थ केयर यूनिट आ गई हैं, इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स आ चुके हैं, जो क्या करते हैं इस प्रोग्राम का डायग्नोज करते हैं और करेक्टिव ट्रीटमेंट किया जाता है। और सम ऑफ दीज डिसऑर्डर्स होते हैं क्या करते हैं, अनेबल द इनफर्टाइल कपल टू हैव चिल्ड्रन, ठीक है। जैसे हाउएवर, जैसे ऐसे जो होते हैं सच करेक्शन जो होते हैं, अगर मान लो कि इनफर्टाइलिटी जो होती है वो सॉल्व ही नहीं होगी, ठीक है, वो कभी नहीं होगी, तो उस केस में क्या किए जाते हैं, उस केस में जो होते हैं ऐसे बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू जो होते हैं बच्चे किए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी हमारी जो मतलब सोसाइटी में आ चुकी है। अब हम ART के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। देखो यहाँ पे NCERT क्या बोलती है, ए डिस्कशन ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज इनकम्प्लीट विदाउट ए मेंशन ऑफ इनफर्टिलिटी। ए लार्ज नंबर ऑफ कपल ऑल ओवर द वर्ल्ड होते हैं इंक्लूडिंग इंडिया जो होते हैं क्या है, इनफर्टाइल है। क्यों, क्योंकि वो चिल्ड्रन जो होते हैं प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड जो कोविटेशन, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है बेटा, द रीजन फॉर दिस जो होगा कुछ भी हो सकते हैं, दैट मे बी फिजिकल रीजन हो सकता है, कोजेनेटल रीजन हो सकता है, डिजीज हो सकते हैं, ड्रग्स, ठीक है, इम्यूनोलॉजिकल और इवन साइकोलॉजिकल कंडीशन भी कई बार जो होती है इन डिजीज के लिए जो होती है रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। तो इन इंडिया ऑफन फीमेल जो होती है दे आर ब्लेम फॉर द कपल बीइंग चाइल्डलेस, ठीक है। कई बार जो होती है इंडिया में तो क्या है कि फीमेल को ही ब्लेम किया जाता है फॉर बीइंग चाइल्डलेस, बट मोर ऑफन देन नॉट द प्रॉब्लम लाइज इन द मेल
पार्टनर। लेकिन कई बार क्या होता है कि मेल में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है एज कंपेरिजन टू फीमेल। तो स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट आपके इनफर्टिलिटी क्लिनिक आपको मिलते हैं जो हेल्प करते हैं इस प्रॉब्लम को डायग्नोज करने के लिए एंड करेक्टिव ट्रीटमेंट करने के लिए ऑफ सम ऑफ दिस डिसऑर्डर एंड अनेबल दिस कपल टू हैव चिल्ड्रन। लेकिन कई बार क्या होते हैं ऐसी करेक्शन होती हैं पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो उस केस में क्या किया जाते हैं कपल को जो है मतलब असिस्ट किया जाता है, उनकी हेल्प की जाती है थ्रू सर्टेन स्पेशल टेक्निक दैट इज कॉल्ड एज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें सबसे हम डिफरेंट टाइप पढ़ेंगे। सबसे हम टेस्ट ट्यूब बेबीज के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम गिफ्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम ICSI के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में इसका टाइप है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। देखो टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है, टेस्ट ट्यूब प्रोग्राम में क्या किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी होती है, इसमें बहुत सारी स्पेशल टेक्निक जो होती हैं अपनाई जाती है जो कि इनफर्टाइल कपल की करती है, हेल्प करती है। तो सबसे पहले आती है इसमें टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में किया जाता है या तो ओवा फ्रॉम वाइफ या डोनर फीमेल से क्या किया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा, एंड स्पर्म फ्रॉम द हस्बैंड या डोनर मेल से क्या किया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा, और उनको जो है मतलब प्रॉपर लैब में सेम ही कंडीशन प्रोवाइड की जाएगी जो एक फीमेल की बॉडी में मिलती है, और उनको क्या किया जाएगा, फर्टिलाइज किया जाएगा, और दैट इज कॉल्ड एज द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। उसको हम क्या बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हम बोलते हैं। तो फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट आउटसाइड द बॉडी in almost similar condition is called as the in vitro fertilization। अब क्या होगा उस लैब कंडीशन में, क्या होगा उस टेस्ट ट्यूब में, क्या होगा वो जायगोट क्या करेगा, 2 सेल बनाएगा, उसमें क्लीवेज होगी, 4 सेल बनाएगा और 8 सेल बनाएगा। तो जब हम एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमेर को ट्रांसफर करते हैं किसके अंदर, फैलोपियन ट्यूब के, तो उसके बाद जैसे उसकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो हम क्या करते हैं, एम्ब्रियो का ट्रांसफर करते हैं। जब एम्ब्रियो को 8 ब्लास्टोमेर के लिए कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, उसको इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर किया जाएगा, जाइगोट दैट इज कॉल्ड एज ZIFT। तो जाइगोट अप टू 8 ब्लास्टोमेयर होता है उसको जो है फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाएगा, और जाइगोट मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर होता है उसको कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, उसको यूट्राइन या यूट्रस में क्या किया जाएगा, उसको ट्रांसफर किया जाएगा। तो एम्ब्रियो ट्रांसफर भी कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। नंबर 1 इज कॉल्ड जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, दैट इज 8 अप टू 8 ब्लास्टोमेयर का हम कहाँ करेंगे ट्रांसफर, फैलोपियन ट्यूब में करेंगे, और मोर देन 8 को हम कहाँ करेंगे, यूट्राइन यूट्रस में करेंगे, उसको इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर उसको हम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो होती है इट इज फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इज कॉल्ड एज द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन जो होती हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं, सिमिलर कंडीशन जो होती हैं ये प्रोवाइड की जाती हैं, और जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाती है उसके बाद क्या आता है, एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाता है, इज वन ऑफ सच मेथड। इन दिस मेथड जो होता है इसको पॉपुलरली क्या बोला जाता है, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम भी बोला जाता है, जिसमें ओवा फ्रॉम वाइफ या डोनर फीमेल या स्पर्म फ्रॉम द हस्बैंड या डोनर मेल से कलेक्ट किया जाता है, और उसको इंड्यूस किया जाता है टू फॉर्म जाइगोट अंडर साइमुलेटेड कंडीशन इन द लिव। वही कंडीशन प्रोवाइड होती है जो कि एक फीमेल की बॉडी में प्रेजेंट होती है, और जाइगोट क्या करेगा, उसको फिर उसका ट्रांसफर किया जाएगा। जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो विद अप टू 8 ब्लास्टोमेर को उसको हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, फैलोपियन ट्यूब में करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर उसको हम बोलते हैं। एंड एम्ब्रियो विद मोर देन 8 ब्लास्टोमेर होते हैं दे आर इनटू द यूट्रस, उसको हम यूट्राइन में क्या करेंगे, यूट्रस में क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। दिस इज कॉल्ड एज इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर टू कंप्लीट इट्स फर्दर डेवलपमेंट। और एम्ब्रियो फॉर्म इन विवो फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ गैमीट विद इन द फीमेल, ये जो होते हैं they also could be used for such transfer to assist those female who cannot conceive। तो कई बार क्या होता है कि आपकी सरोगेट मदर्स होते हैं उसकी बॉडी में होता है फर्टिलाइजेशन की जाती है, और वहाँ से एम्ब्रियो को निकाल के क्या किया जाता है, उसको उस फीमेल के अंदर डाल दिया जाता है जिसको जो कंसीव नहीं की कर सकती है, तो उसको हम बोलते हैं इन विवो फर्टिलाइजेशन भी कई बार की जाती है। उसके बाद जो आपकी जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी जो थी जिसको बनाया गया था दैट इज बेबी लुइस जॉय ब्राउन जो थी, ये किसने बनाई थी, इसके फादर और मदर का नाम था लेस्ली और ब्राउन, ठीक है। 1978 में इसको बनाया गया था, ठीक है। आपकी जो मतलब 1978 में इसको जो मतलब बनाया गया था, आपने याद रखना, जो लुइस ब्राउन थी, ठीक है, जो पहली बेबी थी जिसको हमने टेस्ट ट्यूब बेबी के थ्रू जो प्रिपेयर किया था। उसके बाद नेक्स्ट टेक्निक जो आती है दैट इज कॉल्ड एज द गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। इसमें क्या होता है कि दिस मेथड इज यूज्ड इन फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस ओवा बट कैन प्रोवाइड सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन। वो ओवा नहीं प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है, वो अगर ओवा नहीं प्रोड्यूस कर सकती है तो उसका मतलब क्या है, लेकिन वो सुटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है फर्टिलाइजेशन के लिए और डेवलपमेंट के लिए बोला। तो इस केस में क्या किया जाता है कि स्पर्म एंड ओवम, ठीक है, फ्रॉम ए डोनर फीमेल्स होते हैं, ठीक है, ये क्या किए जाते हैं, स्पर्म एंड
आपके जो ओवम होते हैं डोनर फीमेल से क्या किए जाएंगे, वो आपके जो मतलब इंट्रोड्यूस किए जाएंगे फेलोपियन ट्यूब में, और वहाँ पे उनकी फर्टिलाइजेशन होगी और वो डेवलपमेंट वो आराम से उसमें हो जाती है। तो उसमें गैमीट जो होंगे वो कहाँ ट्रांसफर किए जा रहे हैं, फेलोपियन ट्यूब में। तो दिस इज कॉल्ड एज अ गैमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। तो ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम द डोनर, हमने क्या किया, डोनर फीमेल से जो है ओवम को कलेक्ट किया, ठीक है, और इनटू द फेलोपियन ट्यूब, दैट इज कॉल्ड एज द गैमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर ऑफ अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन बट कैन प्रोवाइड सुटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकती है फर्टिलाइजेशन के लिए एंड फर्दर डेवलपमेंट हो सकती है, इज अनदर मेथड दैट इज अटेम्प्टेड। तो उसके बाद दिस इज कॉल्ड एज द गैमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट मेथड आता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इस टेक्निक में क्या किया जाता है, स्पर्म को डायरेक्टली जो होता है इंजेक्ट किया जाता है साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम। इसको साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम में क्या किया जाएगा, उसको इंजेक्ट किया जाएगा और फिर क्या बनाया जाएगा, एम्ब्रियो बनाया जाएगा लैब में, और एम्ब्रियो जो है मतलब उसको फिर ZIFT यानी कि जायगोड, या तो उसको अप टू 8 ब्लास्टोमेर तक हो तो उसको फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे, अगर 8 से ज़्यादा हो तो उसको हम कहाँ करेंगे, उसको हम जो है यूट्रस में क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। एक अनदर स्पेशलाइज प्रोसीजर है टू फॉर्म एम्ब्रियो इन द लैब कंडीशन में, जहाँ पे स्पर्म जो होता है डायरेक्टली इंजेक्ट कर लिया जाता है ओवम में। तो इनफर्टिलिटी कॉज आइदर ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट द फीमेल और ड्यू टू वेरी लो स्पर्म काउंट की वजह से क्या होता है, इसको हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, जो मतलब वो क्योर कर सकते हैं। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी एक टेक्निक है जहाँ पे क्या होता है, हस्बैंड जो होता है दैट इज नॉट आइदर अनेबल टू इंसेमिनेट और द फीमेल, या उसके पास स्पर्म काउंट जो होता है बहुत ही लो होता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो है स्पर्म सीमेन को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, या तो उसी हस्बैंड से करेंगे या तो हम एक डोनर से कलेक्ट करेंगे और उनको क्या करेंगे, उसको आर्टिफिशियली जो होगा उसको क्या किया जाएगा, इंसेमिनेट किया जाएगा, इंड्यूस किया जाएगा, इंट्रोड्यूस किया जाएगा इनटू वेजाइना और इनटू द यूट्रस, दैट इज कॉल्ड एज द इंट्रा यूट्राइन ट्रांस इंसेमिनेशन ऑफ द फीमेल हम बोलते हैं। तो ये सारे के सारे मेथड हैं आपके जितने भी ऑप्शंस हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के, दो ऑल दिस मेथड्स होते हैं, ये हाईली प्रैक्टिसाइज्ड हैंडलिंग होती है यहाँ पे, स्पेशल प्रोफेशनल्स जो होते हैं काम करते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन जो होती है बहुत ही एक्सपेंसिव होती है, ये फैसिलिटी जो होती हैं प्रेजेंटली जो होती हैं कुछ ही सेंटर में कंट्री में अवेलेबल है, लेकिन सबसे बेस्ट क्या है, अगर नहीं हो रही हैं चीज़ें तो हम क्या करनी चाहिए, हमें लीगल अडॉप्शन करनी चाहिए ऑर्फन चिल्ड्रन से। एक वन ऑफ द बेस्ट मेथड है फॉर लुकिंग फॉर कपल्स लुकिंग फॉर पेरेंटहुड, एज दीज चिल्ड्रन जो होते हैं वुड प्रोबेबली नॉट सर्वाइव टिल मैच्योरिटी और देन और टेकन केयर ऑफ। ठीक है, ऑब्वियसली ठीक है, वही चीज़ है कि दो ऑप्शन जो होते हैं आर मैनी, ऑल दिस टेक्निक जो होते हैं रिक्वायर एक्सट्रीमली हाई प्रिसीजन हैंडलिंग बाई स्पेशलिस्ट प्रोफेशनल चाहिए होते हैं, एक्सपेंसिव यहाँ पे क्या है मतलब इंस्ट्रूमेंटेशन चाहिए होती है। देयर फॉर दीज फैसिलिटीज होती हैं दे आर प्रेजेंटली अवेलेबल ओनली ए वेरी फ्यू सेंटर ऑफ द कंट्री। ऑब्वियसली क्या होता है, देयर बेनिफिट्स होते हैं इज़ अफोर्डेबल टू ऑनली लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल, इमोशनल रिलीजियस एंड सोशल फैक्टर्स होते हैं, ये भी क्या होते हैं डिटरेंट होते हैं किसके लिए, अडॉप्शन ऑफ दिस मेथड के लिए। सिंस द अल्टीमेट एम क्या है इज ऑल दिस मेथड का क्या है कि हमें क्या करना चाहिए, चिल्ड्रन प्रोसीजर टू हैव चिल्ड्रन इन इंडिया वी हैव सो मैनी ऑर्फन एंड डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन, जिनको छोड़ा गया है, ठीक है, हु वुड हैव प्रॉब्ली नॉट सर्वाइव टिल द मैच्योरिटी, हो सकते हैं इतने वल्नरेबल होते हैं उनको कोई जो मतलब मार देगा, या मतलब उनको जो टेकन केयर प्रॉपर नहीं, उनको बहुत सारे डिजीज हो सकते हैं, उनकी डेथ भी हो सकती है। तो हमारे लॉज होते हैं उनको परमिट करते हैं, हम उनको जो है मतलब क्या कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं और आपको जो मतलब जो उनको पेरेंटहुड जो मतलब दे सकते हैं। तो दिस इज द एक मेथड ये भी है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने जो आज रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में डिटेल में स्टडी कर लिया है, ठीक है, उसमें हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम के बारे में डिटेल में स्टडी किया, पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में, एक्सप्लोजन के बारे में स्टडी किया, बर्थ कंट्रोल के डिफरेंट मेथड को हमने डिटेल में स्टडी कर लिया है, और उसके बाद जो मतलब हमने जो है मतलब आपका जो मतलब MTP के बारे में डिटेल में स्टडी किया, बट इज द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एबॉर्शन के बारे में डिटेल में स्टडी किया, और सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज के बारे में डिटेल में स्टडी किया, और साथ में हमने आपका जो मतलब यहाँ पे जो है मतलब ये जो है इनफर्टिलिटी और ART दैट इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के बारे में डिटेल में जो है स्टडी किया है, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ओके।